Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK। मेरा नाम है अप्रा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ असम MHRB फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम देखेंगे इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग आसाम MHRB फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको 1499 रुपीज। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो इस कोर्स में आपको दिया जाएगा कंप्लीट नोट्स एज पर द सिलेबस। इसमें आपको दिए जाएंगे यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेगा। इसके जैसे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना अच्छा स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिया जाएगा फ्री इंटरव्यू गाइडेंस। यहाँ पे आपको पूरे गाइडेंस इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा कि आपको क्या अप्रोच रखना है और यहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे इसका पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप तुरंत अभी इसे इनरोल कर सकते हैं। इसे परचेस करने के लिए, इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे जाके आप यहाँ इस कोर्स को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आप डाउनलोड करके हमारे इस कोर्स को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई भी एग्रीकल्चर एलाइड फील्ड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो सारे कोर्स आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप में मिल जाएंगे, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पे इंडिया की जितने भी एग्रीकल्चर इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं रिस्पेक्टेड टू देयर स्टेट, वहाँ पे सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर से कोई भी कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। तो क्या बोला है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा सब्सटेंस का वो इक्वल रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो लिक्विड बॉयल होता है और वो क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो सॉलिड एंड लिक्विड फेज जो रहता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो फर्स्ट आइस क्रिस्टल जो होता है वो अपीयर होता है, और जो लिक्विड होता है एट द टेम्परेचर तो वो इक्विलिब्रियम में होता है विद द सॉलिड। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या, कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जो कि इसके नीचे जहाँ पे कोई भी गैस जो है वहाँ पे लिक्विफाइड नहीं हो पाता, और जितना भी हम लोग प्रेशर अप्लाई करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following amino acid does not contain asymmetric carbon atom? ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो asymmetric कार्बन एटम कंटेन नहीं करता है, मतलब क्या कि कौन सा चिराल कार्बन नहीं है। चिराल कार्बन मतलब क्या होता है, इसको हम लोग चिराल कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। मतलब कि ऐसा एटम ऑफ कार्बन जहाँ पे चार डिफरेंट एटम जो है वहाँ पे अटैच है, जैसे कि ये कार्बन है और कार्बन कार्बन यहाँ पे चार बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे जो चार डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो भी एटम्स या ग्रुप्स अटैच रहेंगे वो चारों डिफरेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे चिराल फॉर्म करता है। अगर यहाँ पे अगर एक भी ग्रुप यहाँ पे अगर सेम हो जाता है कार्बन से, तो क्या होगा यहाँ पे वो एसिमेट्रिक कार्बन आटम नहीं फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो है ग्लाइसिन जो है यहाँ पे ये एसिमेट्रिक कार्बन आटम नहीं होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ग्लाइसिन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ग्लाइसिन है यहाँ पे कोई भी चिराल कार्बन नहीं होता है, मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच रहते हैं अल्फा कार्बन से। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे हम लोग का NH2 ग्रुप रहता है, यहाँ पे हम लोग का NH2 ग्रुप रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, और यहाँ पे CO2H रहता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो एक एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहा, एक साइड एमिनो ग्रुप रहा, एमाइन ग्रुप, और दो दो जो है यहाँ पे दो हाइड्रोजन रहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये एसिमेट्रिक कार्बन आटम नहीं फॉर्म कर पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में एसिमेट्रिक कार्बन आटम प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट रहते हैं कार्बन के साथ जो कि सेम आटम है। एसिमेट्रिक कार्बन आटम होने के लिए क्या चाहिए कि चारों जो ग्रुप है अटैच रहता है कार्बन से वो चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 103 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज। तो कौन से शुगर को हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज।
ग्लूकोज को भी हम लोग क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है, एक शुगर है जो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसी को हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं या फिर ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। जो 6 कार्बन एटम होते हैं इसको हम लोग क्लासिफाई किए हैं एज अ हेक्सोस। और जो कि क्या है, सब कैटेगरी है मोनोसैचराइड का। और सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैन सुगर। तो सुक्रोज को बोलते हैं कैन सुगर, और डेक्सट्रोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं डेक्सट्रोज, या फिर उसको बोलते हैं ग्रेप शुगर। और फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज जो है वो और दूसरे दूसरे हेक्सोस शुगर है जो कि सिमिलर रहते हैं ग्लूकोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 104 नंबर। लैक्टोज हैज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ। जो लैक्टोज होता है इसके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, तो ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो जो लैक्टोज अगर ब्रेक होता है तो ये गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गैलेक्टोज एंड शुगर। तो जब लैक्टोज को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या इसका जो सब यूनिट है लैक्टोज का क्या है, तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट इन नेचुरल स्टार्च। तो जो एमाइलोपेक्टिन है ये कितना प्रेजेंट रहता है कोई भी नेचुरल स्टार्च में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 to 90%। तो जो नेचुरल स्टार्च है यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन कितना प्रेजेंट रहता है, तो 80 से 90% जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। जो स्टार्च है यहाँ पे जो स्टार्च है वो कंसिस्ट करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और जो स्टार्च वो दो फॉर्म में आते हैं, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज है वो लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन पॉलीमर फॉर्म करते हैं, और ये एमोफस और सॉलिड नेचर के होते हैं। और एक होता है एमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच चेन फॉर्म करता है, और यहाँ पे जो है ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ प्योर ग्लूकोज। तो जो डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट वैल्यू होगा प्योर ग्लूकोज का वो कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100। प्योर ग्लूकोज का जो है वो डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट कितना होगा, 100। डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट होता क्या है, तो डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट एक मेजर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये क्या मेजर करते हैं, तो अमाउंट मेजर करते हैं रिड्यूसिंग शुगर का जो कि प्रेजेंट रहता है किसी भी शुगर प्रोडक्ट में। और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑन अ ड्राई बेसिस जो कि रिलेटिव रहता है डेक्सट्रोज से। जो डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट है ये देता है इंडिकेशन ऑफ द एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टार्च शुगर। तो जो स्टार्च शुगर रहते हैं तो यहाँ पे क्या देता है, बताता है कि कितना एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, विच वन इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो कौन सा जो है अच्छा एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल इमल्शन का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बटर। इमल्शन क्या होता है, तो इमल्शन मतलब कि अगर हम लोग कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा लिक्विड को अगर मिक्स करते हैं और वहां पे वो इमिसिबल स्ट्रक्चर मतलब लिक्विड फॉर्म हो रहा है, जो कि मतलब क्या है, जो लिक्विड लिक्विड फेज है, लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन में क्या हो रहा है, इमिसिबल वहाँ पे लिक्विड फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या दोनों मिक्स नहीं हो पा रहे हैं और एक डिफरेंट टाइप का लेयर फॉर्म हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्शन। जो इमल्शन है वो पार्ट है जनरल क्लास का जो कि टू फेज सिस्टम फॉर्म करता है, इसको हम लोग कॉलॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे आ जाएगा, एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन, एक होगा ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो पहले देख लेते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन मतलब क्या। तो वाटर इन ऑयल इमल्शन जो कि क्या है, यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट रहेगा, ऑयल जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस फेज में रहेगा। फिर यहाँ से हम लोग अगर वाटर डालते हैं जो कि डिस्पर्स्ड फेज में रहेगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसको बोलते हैं हम लोग वाटर इन ऑयल इमल्शन। जो कि इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बटर। और एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्शन, मतलब यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहेगा, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फेज में, और यहाँ पे जो ऑयल डालेंगे वो क्या रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो ये इसका दो तरह से इमल्शन यहाँ पे बोल सकते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड ऑयल इन वाटर इमल्शन। और जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है, वाटर बटर इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द टॉक्सिक फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन सीड ऑयल। तो कौन सा जो है एक टॉक्सिक फिनोलिक कंपाउंड जो है वो कॉटन सीड ऑयल में प्रेजेंट रहता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉसिपोल। जो गॉसिपोल है एक तरह का टॉक्सिक फिनोलिक कंपाउंड है जो कि कॉटन के सीड ऑयल में प्रेजेंट रहता है। कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या है, तो गॉसिपियम स्पीशीज इसका बॉटनिकल नेम है, ये फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर आता है, अगर देसी की बात करें तो यहाँ पे देसी कॉटन में 2n/26 रहता है, और अमेरिकन कॉटन में जो है 2n/52 देखने को मिलता है। टोटल 20 स्पीशीज रहते हैं कॉटन के, जिसमें से जो 4 है वो कल्टीवेबल है इंडिया में। एक बात कर लेते हैं, जो कॉटन टाइप है वो देसी कॉटन जिसको एशियाटिक भी बोलते हैं। इसमें जो है दो स्पीशीज आ जाएगा, एक है गॉसिपियम आर्बोरियम और एक दूसरा है गॉसिपियम हार्बेसियम। ये दोनों का ओरिजिन इंडिया में है। और एक और है कॉटन टाइप, उसको बोलते हैं अमेरिकन कॉटन या फिर इजिप्टियन बोलते हैं। इसका दो स्पीशीज है, गॉसिपियम हिरोसिटम एंड गॉसिपियम बार्बिडेंस। ये दोनों का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, अमेरिका।
जो बीटी कॉटन जो डिस्कवर्ड हुआ है वो जापानी साइंटिस्ट ने किया था। कौन साइंटिस्ट ने? तो इशिवाटा। कब? 1901 में। और कॉटन में एक और फेमस क्या है कि जो बीटी कॉटन जो है यहाँ पे क्राइवन जीन जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 109 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड? तो कौन से फैटी एसिड को हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्फा लिनोलिक एसिड। तो अल्फा लिनोलिक एसिड को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो फैटी एसिड है अल्फा लिनोलिक एसिड, इसको हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ पैक्टिन इज? जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है पैक्टिन का वो क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैलेक्टोपाइरिनोज ल्यूरानिक एसिड। तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है पेक्टिन का वो क्या है? गैलेक्टोपाइरिनोज लाइलोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 111, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज प्रेजेंट इन अराकिडोनिक एसिड? जो अराकिडोनिक एसिड है इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो अराकिडोनिक एसिड में जो टोटल 20 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। इसका फॉर्मूला क्या होता है अराकिडोनिक एसिड का? तो C20H32O2। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अराकिडोनिक एसिड का क्या है? C20H32O2। यहाँ पे जो यहाँ पे ये क्या है? अराकिडोनिक एसिड। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है? 20 कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्री ऑक्सीडेंट विच इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड? तो यहाँ पे जो है कौन सा प्री ऑक्सीडेंट है जो कि क्या करता है? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड को जो है बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मेटल्स। तो जो मेटल्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रो ऑक्सीडेंट। क्या करता है? ये रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड को क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 130 नंबर, which is the most widely used test for evaluating the lipid oxidation based on the secondary oxidative products? तो क्या कर रहा है कि कौन सा जो है बहुत ज्यादा टेस्ट यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट यूज करते हैं सो कि हम लोग लिपिड ऑक्सीडेशन को जो है हम लोग इवेलुएट कर दें, जो कि सेकेंडरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायोबार्बिचूरिक एसिड टेस्ट। जो थायोबार्बिचूरिक एसिड टेस्ट है ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है सो दैट कि जो लिपिड ऑक्सीडेशन है उसको हम लोग इवेलुएट कर सके, एनालिसिस कर सके, जो कि बेस्ड रहता है सेकेंडरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में। ये थायोबार्बिचूरिक एसिड टेस्ट होता क्या है? तो एक ऐसा टेस्ट है जो कि मेजर करता है मेलेनो एल्डिहाइड को, मतलब एमडीए को, जो कि प्रोड्यूस होता है क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का तब वो प्रोड्यूस होता है विथ 3 और मोर डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे 3 या फिर उससे ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रह सकते हैं। और यहाँ पे ये कब प्रोड्यूस होता है मेलेनो एल्डिहाइड? जब ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का। इसके साथ ही साथ ये मेजर करता है थायोबार्बिचूरिक एसिड की जो अदर टीबीए रिएक्टिव सब्सटेंस है, जैसे कि 2 अल्कनिलीन या फिर 2,4 अल्कनिल डाइनल्स, ये सब का भी जो है यहाँ पे ये मेजर करता है कि ये कितना ये रिएक्टिव इसका रिएक्टिव सब्सटेंस जो टीबीए रिएक्टिव सब्सटेंस है यहाँ पे इसको मेजर करता है। और इसकी वजह से जो टीबीए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीबीएआर्स भी बोलते हैं, मतलब टीबीए रिएक्टिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 140 नंबर, वाइन यूटिलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ एडिबल ऑयल? तो अगर हम लोग कभी भी एडिबल ऑयल का रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्यों यूज करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ एफएफए। तो जो मेन पर्पस रहता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करने का, कहाँ पे? रिफाइनिंग करने में। जब हम लोग एडिबल ऑयल रिफाइन करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो यूज करते हैं, क्यों? सो दैट कि हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सके फ्री फैटी एसिड। ठीक है, एफएफए कोई बोल रहा है यहाँ पे फ्री फैटी एसिड, इसको हम लोग रिमूव कर सके जो कि प्रेजेंट रहता है क्रूड वेजिटेबल ऑयल्स में। तो जब हम लोग केमिकल रिफाइनिंग करते हैं तो क्या होता है? एक अल्कली यूज किया जाता है सो दैट कि ये न्यूट्रलाइज कर सके एफएफए को। क्या न्यूट्रलाइज करे? एफएफए मतलब क्या? फ्री फैटी एसिड को, और उसका ये रिमूव कर देता है ऑल एसिडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 115, विटामिन B12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज? तो विटामिन B12 हम लोग किसको बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइनोकोबाल्मीन। जो साइनोकोबाल्मीन है इसको हम लोग विटामिन B12 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड डिराइव्ड इंटेंस स्वीटनर? तो कौन सा ऐसा जो है पेप्टाइड डिराइव्ड इंटेंस स्वीटनर है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पार्टेम। जो स्पार्टेम है ये जो है पेप्टाइड डिराइव्ड इंटेंस स्वीटनर है, मतलब क्या है? ये स्वीटनिंग एजेंट में हेल्प करता है। किसी चीज को मीठा करने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे शुगर यूज करते हैं। अगर हम लोग शुगर नहीं यूज करते हैं उसके साथ कोई स्वीटनिंग एजेंट जैसे कि एस्पार्टेम यूज करते हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है? स्वीटनिंग को बढ़ा देता है। और मेनली वो डायबिटीज पेशेंट कंज्यूम करते हैं सो दैट कि उनका शुगर नहीं बढ़े। तो यहाँ पे जो एस्पार्टेम है ये कैसा है? पेप्टाइड डिराइव्ड स्वीटनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117, कैल्शियम सिलिकेट एंड एडिटिव विच इज यूज्ड एज? जो कैल्शियम सिलिकेट है ये एक तरह का एडिटिव है जिसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटी केकिंग एजेंट।
तो जो कैल्शियम सिलिकेट है, एक तरह का क्या है, एंटी केकिंग एजेंट है। तो इसको ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम सिलिकेट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम सिलिकेट का, CaSiO3। कैल्शियम सिलिकेट जो है इसको कॉमनली यूज करते हैं एज अ एंटी केकिंग एजेंट, जो कि ऐड करते हैं हम लोग जैसे कि टेबल सॉल्ट, जो सो दैट की जो एब्जॉर्ब करे वाटर एंड ऑयल को, दोनों को। तो हम लोग कैल्शियम सिलिकेट यूज करते हैं सो दैट की ये क्या करें, वाटर एंड ऑयल को एब्जॉर्ब करें। तो एंटी केकिंग एजेंट है ये, इसको हम लोग यूज करते हैं नॉन फूड आइटम में, जैसे कि रोड सॉल्ट, फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक्स या सिंथेटिक डिटर्जेंट, या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम वाटर एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द मोल्ड। तो कितना वाटर एक्टिविटी चाहिए, मतलब कितना मिनिमम वाटर एक्टिविटी रिक्वायर्ड होगा सो दैट कि जो बहुत सारे मोल्ड है, मोस्ट ऑफ द मोल्ड जो है वहां पे ग्रो हो जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 190 नंबर, विच टाइप ऑफ टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। जो क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम है, इसमें ये जो है किस तरह का जो है टॉक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है न्यूरोटॉक्सिन। तो जो क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम है, यहाँ पे ये जो है न्यूरोटॉक्सिन को जो है ये रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस प्रोड्यूसेस एफ्लाटॉक्सिन। तो कौन सा फंगस जो है ये प्रोड्यूस करता है एफ्लाटॉक्सिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्परगिलस फ्लेवर्स। तो जो एस्परगिलस फ्लेवर्स है ये प्रोड्यूस करता है कौन सा टॉक्सिन, तो एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट विरुलेंट पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ ईस्टर्न कोलाई इज। जो बहुत ज्यादा विरुलेंट है, बहुत डेंजरस है, ऐसा कौन सा स्ट्रेन है ईस्टर्न कोलाई का जो कि बहुत ज्यादा विरुलेंट है पैथोजेनिक स्ट्रेन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए O157H7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 112 नंबर, विच इज अ टॉक्सिकेंट नेचुरली प्रेजेंट इन पोटैटो। तो पोटैटो में जो है किस तरह का टॉक्सिकेंट जो है नेचुरली प्रेजेंट रहता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सोलानिन। जो सोलानिन है, एक तरह का ग्लाइको एल्कलॉइड पॉइजन है, जो कि स्पीशीज ऑफ द नाइटशेड फैमिली में पाया जाता है, स्पेशली विद इन द जीनस सोलानम, जैसे कि पोटैटो सोलानम ट्यूबरोसम, या फिर टोमेटो सोलानम लाइकोपर्सिकम, या फिर एग प्लांट जो कि बोलते हैं सोलानम मेलॉन्जिना। तो जो सोलानिन है, एक तरह का क्या है, ग्लाइको एल्कलॉइड पॉइजन है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट रहता है पोटैटो में। ये क्यों प्रेजेंट रहता है और कहाँ का प्रेजेंट रहता है। तो जो सैनिन है ये मेनली क्या है, पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है, जो कि प्लांट में जो है नेचुरल डिफेंस के लिए प्रेजेंट रहता है। और ये जो है मेनली जो अकर होता है, मेनली कहाँ कहाँ रहता है, तो ये लीव्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में या फिर ट्यूबर्स में जो है मेनली पाया जा सकता है। जो सैनिन है इसको फर्स्ट आइसोलेट किया गया था 1820 में फ्रॉम द बेरीज ऑफ यूरोपियन ब्लैक नाइटशेड सोलानम निग्रम, जिसके बाद जो इसका नाम दिया गया क्या, सोलानिन। और ये एक केमिकल फैमिली से बिलोंग करता है, सैपोनिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 123 नंबर, द वैल्यू यूज टू डिटरमाइन द ब्यूटारिक एसिड कंटेंट इन द मिल्क फैट इज। तो ऐसा जो वैल्यू, कौन सा वैल्यू हम लोग यूज करते हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं ब्यूटारिक एसिड कंटेंट जो कि मिल्क फैट में प्रेजेंट रहता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिश्चियनर वैल्यू। जो क्रिश्चियनर वैल्यू है ये एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं ब्यूटारिक एसिड में। क्या करता है कि ये जो मिल्क फैट है इसमें कितना ब्यूटारिक एसिड प्रेजेंट है ये बता देता है। तो जो क्रिश्चियनर वैल्यू है ये एक नंबर है एमएल में, जो कि कितना एमएल, तो 0.1 नॉर्मल एक्वस अल्कली सॉल्यूशन का, जो कि रिक्वायर होता है टू न्यूट्रलाइज द वाटर सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड, जो फॉर्म करता है वाटर सॉल्युबल सिल्वर सॉल्ट, जिसको डिस्टिल किया जाता है फ्रॉम द 5 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट अंडर द प्रिसाइज कंडीशन। जो कि इस मेथड में इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिश्चियनर वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। मेनली जो मार्जिनल फैट है वो उसको स्पॉनिफाइड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, नेम द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग मेलार्ड ब्राउनिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है जब मिलार्ड ब्राउनिंग में जो है मिलार्ड ब्राउनिंग में क्या होता है कि जो ब्राउन कलर रिस्पॉन्स होता है फूड प्रोडक्ट का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेलानोइडिन। तो मेलानोइडिन जो है एक कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है जब मिलार्ड ब्राउनिंग होता है, इसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे ब्राउन कलर जो होता है रिस्पॉन्स होता है किसमें, फूड प्रोडक्ट में जो है यहाँ पे ब्राउन कलर देखने को मिलता है। कौन से कंपाउंड की वजह से, तो मेलानोइडिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125 नंबर, द एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंट इन एग व्हाइट इज। तो जो एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है एग के व्हाइट में, तो उसको क्या बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एविडीन। जो एग है वो जो एग व्हाइट है वो क्या कंटेन करता है, एक एंटी न्यूट्रिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं एविडीन। जो एविडीन है ये बाइंड करता है टू द बी विटामिन बायोडीन, जो कि इसको प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 126, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज यूज एज अ फूड एज।
जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है कि MSG भी बोलते हैं, इसको हम लोग फूड में यूज करते हैं किस लिए? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेवर इन्हांसर। तो ये कहता है फ्लेवर को अच्छा कर देता है, फ्लेवर को इन्हांस कर देता है कौन? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसलिए हम लोग इसको फूड में यूज करते हैं, सो दैट कि हम लोग जो फ्लेवर है फूड का उसको इन्हांस कर सके, उसको क्या करे, उसको और अच्छा कर सके उसके फ्लेवर या फिर टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 127। द कंप्लीटली एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम containing both protein component and coenzyme is called as। तो क्या बोल रहा है कि जो कम्प्लीटली एक्टिव फॉर्म है एंजाइम का वो प्रोटीन कंपोनेंट भी कंटेन कर रहा है एंड को एंजाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होलो एंजाइम। जो एंजाइम है वो सिंपल है, जो एंजाइम होते हैं वो सिंपल होते हैं अगर वो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, एमाइलेज, या फिर अगर वो कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं जिसके पास एडिशनल नॉन प्रोटीन को फैक्टर होता है, जैसे कि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जो को फैक्टर होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जो लूजली अटैच ऑर्गेनिक को फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं को एंजाइम, एग्जाम्पल NAD, FAD। और जो फर्मली अटैच रहते हैं ऑर्गेनिक को फैक्टर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे कि हीम, बायोटीन। और जो प्रोटीन पार्ट रहता है कॉन्जुगेट एंजाइम का उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो होल एंजाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। तो आप यहाँ से डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक एपो एंजाइम है, ये एक एपो एंजाइम है, और यहाँ पे क्या है? ये कोफैक्टर है, ये क्या है? कोफैक्टर है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है, यहाँ से जाके अटैच करेगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या है? ये हमारा एपो एंजाइम है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आके कोफैक्टर जो है यहाँ पे आ जाएगा, को फैक्टर यहाँ पे आके यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। इस दोनों पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हॉलो एंजाइम, इसी को बोल रहे हैं। यहाँ पे को एंजाइम भी प्रेजेंट है और यहाँ पे प्लस क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और को एंजाइम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम में मतलब आपका ये को फैक्टर भी प्रेजेंट रहता है, कैटालिटिक साइट भी है, यहाँ पे को एंजाइम प्रेजेंट रहता है, एपो एंजाइम, मतलब एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इक्वल टू हॉलो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 128। एज पर एंजाइम कमीशन रूल 1973 सिंथेटेज आर आल्सो कॉल्ड एज। तो एंजाइम कमीशन रूल के अकॉर्डिंग जो कि 1973 में आया था, तो सिंथेसेज को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइगेज। तो सिंथेसेज का दूसरा नाम है लाइगेज, किसके अकॉर्डिंग? तो एंजाइम कमीशन रूल के अकॉर्डिंग जो कि 1973 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन सा विटामिन जो है वो हार्मोन जैसा भी एक्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है ये हार्मोन जैसा एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल फूड इज कॉल्ड एज। तो जो प्रोसेस है एडिशन करने का वन या फिर उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ऐड की जो है यहाँ पे क्या करें, मतलब उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वो बढ़ा सकें एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल फूड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन होता क्या है? तो जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं उसमें जो फूड रहते हैं वो क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे ऐड किया जाता है, जैसे कि कैसे न्यूट्रिएंट्स? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, आयोडीन, आयरन। तो ओरिजिनल पर्पस यही रहता है फूड फोर्टिफिकेशन का, सो दैट कि यहाँ पे क्या करें हम लोग? डिक्रीज कर दे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को। तो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं जो कि वो ओरिजिनल फूड में वहाँ पे नहीं प्रेजेंट था, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे ऐड करने को इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिसीव द एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है जो पार्लियामेंट जो रिसीव किया है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कब किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त 2006। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है पार्लियामेंट का वो रिसीव किया एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कब? 23 अगस्त 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 132 नंबर। हाउ मेनी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड आर ब्रॉट अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो कितने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को जो है लाया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। टोटल 8 रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को लाया गया है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैप्टर्स आर प्रेजेंट इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011। तो कितने चैप्टर्स जो है वो प्रेजेंट है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल 2011 में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। टोटल 3 चैप्टर्स जो है वो प्रेजेंट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। इन हाउ मेनी डेज आफ्टर receipt of the sample the food analysis report shall be sent in the designated officer। तो क्या कर रहा है कितना दिन में जो है जो सैंपल का रिसिप्ट है वो फूड एनालिसिस जो है वो रिपोर्ट करेगा, मतलब जो उसको भेज दिया जाएगा टू द डिजाइनेटेड ऑफिसर। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 14।
तो 14 डेज में जो है जो रिसिप्ट है किसका, सैंपल ऑफ द फूड एनालिसिस रिपोर्ट का, जो किसका, तो जो भी फूड सैंपल के लिए जो भेजा गया उसका जो रिपोर्ट है उसको जो सेंड किया जाएगा डिजाइनेटेड ऑफिसर के पास, तो 14 दिन के अंदर जो है उसको भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, हु इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट फूड सैंपल एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011। तो कौन सा ऑफिसर जो है किसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जो क्या करेगा, फूड सैंपल को कलेक्ट करेगा किसके अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि 2011 में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करेगा, ये फूड सैंपल को कलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन केम इनटू फोर्स ऑन। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन है ये कब आया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2011। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस है वो 5 अगस्त 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 137, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट्स FSSAI। तो जो कौन सी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑपरेट करती है फसाई को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जो कि क्या करती है, ऑपरेट करती है फसाई को। फसाई का फुल फॉर्म क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक तरह का स्टैचुटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुआ है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फसाई है ये स्टैब्लिश हुआ अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जो कि कंसोलिडेट करता है स्टैच्यू रिलेटेड टू दी फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन इंडिया। मतलब क्या कहता है, ये रिलेटेड है फूड सेफ्टी या फिर उसके रेगुलेशन से, रेगुलेशन से रिलेटेड है। और जो फसाई है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि ये प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे पब्लिक हेल्थ को, सो दैट कि डिफरेंट रेगुलेशंस लाता है, सुपरविजन करता है फूड सेफ्टी को। इसको कब फॉर्म किया गया था फसाई को, तो 5 सितंबर 2008 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये इंडिया के डायरेक्शन में आता है और इसका हेडक्वार्टर का है तो न्यू दिल्ली। और इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो कौन कौन है, तो यहाँ पे जो फसाई के चेयरपर्सन है वो है राजेश भूषण, और जो सीईओ है मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन है, अरुण सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 138, द हेडक्वार्टर ऑफ फसाई इज लोकेटेड एट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हेडक्वार्टर कहाँ है फसाई में। तो मैंने अभी डिस्कस किया कि फसाई का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। तो हेडक्वार्टर कहाँ है फसाई का, तो न्यू दिल्ली में है। फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके जो है कौन है चेयरपर्सन, तो वो है राजेश भूषण, और जो अरुण सिंघल है वो है इसके सीईओ। कब फॉर्म किया गया था, तो 5 सितंबर 2008 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 139 नंबर, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ फसाई। तो प्रेजेंट चेयरपर्सन कब है, कौन है फसाई की। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मिस रीता टेओटिया। तो ये जब क्वेश्चन पेपर जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन हो जाएगी, तो मिस रीता टेओटिया। लेकिन अभी प्रेजेंटली में जो है जो यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो कौन है, राजेश भूषण। अगर 2022 में अगर आता है तो क्या हो जाएगा अभी के अकॉर्डिंग, तो जो चेयरपर्सन होगा वो राजेश भूषण होगा, और जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है अरुण सिंघल। दोनों जो है क्या है, आईएएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 140 नंबर, हाउ मेनी साइंटिफिक पैनल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज पर एफएसएस एक्ट 2006 टिल डेट। तो कितने साइंटिफिक पैनल्स जो है वो अभी तक एस्टैब्लिश हुए हैं अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट 2006, और अभी तक 2006 से लेकर अभी तक जो है कितने टोटल साइंटिफिक पैनल्स जो है वो एस्टैब्लिश हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21। टोटल 21 साइंटिफिक पैनल्स जो है अभी तक एस्टैब्लिश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी ऑफ फसाई। तो कौन जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ऑफ फसाई के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीईओ ऑफ फसाई। जो सीईओ होते हैं फसाई के, वो जो है एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन रहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के। फसाई का आपको पता है फुल फॉर्म क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फसाई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सीईओ फसाई फॉर द पर्पस ऑफ द इंपोर्ट क्लियरेंस ऑफ फूड एट डिफरेंट पोर्ट्स। तो जो ऑफिसर है वो अपॉइंट करते हैं बाय द सीईओ, मतलब कौन से डिजिग्नेशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होते हैं सीईओ के द्वारा। और जो फसाई है ये क्या है, पर्पस सो दैट कि यहाँ पे इंपोर्ट करे क्लियरेंस ऑफ द फूड एट डिफरेंट पोर्ट। जो जितने भी पोर्ट्स में जो जितने भी फूड आते हैं वहाँ पे क्लियरेंस दे। जितना भी फूड इंपोर्ट होके आता है, इंपोर्ट मतलब क्या है कि दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में अगर कुछ सामान मंगा रहे हैं या फूड मंगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो ऑफिसर जो है, कौन से ऑफिसर होंगे यहाँ पे,
जो यहाँ पे जो इम्पोर्ट पे क्या कराएंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट जो सामान हो रहा है वहाँ पे क्या कराएंगे, क्लियरेंस कराएंगे। और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, सीईओ के द्वारा जो है यहाँ पे ये अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ऑथराइज ऑफिसर। जो ऑथराइज ऑफिसर है इन्हीं का जो पर्पस रहता है, इन्हीं का क्या मेन काम यही रहता है कि इम्पोर्ट क्लियरेंस कराएं एट द डिफरेंट पोर्ट, और ये है अपॉइंट होते हैं बाय द सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 143 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन फूड सेफ्टी सर्विलेंस। कौन सा जो है वो स्टेप नहीं है फूड सेफ्टी सर्विलेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। जो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन है ये जो है फूड सेफ्टी सर्विलेंस का पार्ट नहीं है। दूसरा, जो प्रिपेयर अ फूड सेफ्टी सर्विलेंस प्लान, स्टार्ट सैम्पलिंग ऑन टारगेटेड फूड सेफ प्रोडक्ट्स, गेट द सैंपल्स एनालाइज इन फूड लेबोरेटरीज, ये तीनों क्या है, ये स्टेप्स है फूड सेफ्टी सर्विलेंस है। मतलब क्या कि हम लोग क्या करेंगे, फूड सेफ्टी सर्विलेंस का प्लान बनाएंगे, उसका हम लोग सैम्पलिंग स्टार्ट करेंगे जो भी टारगेट फूड प्रोडक्ट्स है, उसका क्या करेंगे, सैंपल्स एनालाइज इन फूड लेबोरेटरीज, वहाँ पे हम लोग उसके सैंपल्स को लाएंगे फूड लेबोरेटरी से। ये तीनों स्टेप्स है, बट जो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ये बिल्कुल स्टेप नहीं है फूड सर्विलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 144 नंबर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन एट द स्टेट लेवल इफ एफबीओ डज नॉट कंप्लायंस विद द एफएसएस एक्ट ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा कोई भी प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करने पे, कौन से लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे। अगर जो एफबीओ है वो क्या कर रही है, वो कंप्लायंस नहीं कर रही है एफएसएस एक्ट के अकॉर्डिंग, और या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एफबीओ एक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कौन जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि यहाँ पे स्टेट लेवल पे प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। जो कमिश्नर रहेगा फूड सेफ्टी का, वो जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा यहाँ पे कि कोई भी प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन कर सकता है स्टेट लेवल पे, अगर एफबीओ जो है वो कंप्लायंस नहीं कर रहा है विद द एफएसएस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट एज पर डब्ल्यूएचओ 1998। तो कौन सा स्टेप जो है ये रिस्क असेसमेंट का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1998। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस। तो यहाँ पे जो है ये इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओपिनियन जो है ये कोई भी जो है ये जो स्टेप है ये कोई भी पार्ट नहीं है रिस्क असेसमेंट का अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, इसका डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन हुआ है 7 अप्रैल 1948 में, मतलब कि 74 ईयर्स एगो। और ये जो है अभी एक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इनके अभी जो हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, तो टेड्रोस एडहनोम जो है अभी डब्ल्यूएचओ के जो है ये हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 146 नंबर, एनी मटेरियल which is or could be employed for making the food unsafe or substandard or misbranded or containing extraneous matter is called termed as। तो कोई भी मटेरियल अगर हम लोग किसी फूड में मान लो डालते हैं, सो यार कि क्या होता है कि इसका जो फूड का क्वालिटी है वो खराब हो जाता है, ये जो स्टैंडर्ड है इससे गिर जाता है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी आता है, और जो फूड है ये अनसेफ है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और इसको मिसब्रांड किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी मतलब खराब मटेरियल अगर रहता है प्रेजेंट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अडल्ट्रेंट। तो अगर कोई भी मटेरियल हम लोग फूड में डालते हैं जो कि अनसेफ है, जो कि खाने योग नहीं है, उसको नहीं खा सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, इसके से हम लोग को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर इसकी जो स्टैंडर्ड है वो गिर गई है, जो हमारे स्टैंडर्ड जो रूल्स प्रोवाइड किए गए गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, इसको मिसब्रांड करके सेल किया जा रहा है, तो इसका क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो अडल्ट्रेंट बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सब्सटेंस अगर प्रोडक्ट या फिर ऐड करते हैं जो कि लिस्ट नहीं है इंग्रेडिएंट में, अब ऐसे सब्सटेंस जो कि एंड अप हो रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट में जो कि प्रोडक्ट में नहीं बना है लेकिन वो उस प्रोडक्ट में है, उसको डाला नहीं गया है, बट बाय एक्सीडेंट वो प्रोडक्ट जो सब्सटेंस है वो उस प्रोडक्ट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स जो है वो फूड, ड्रग्स या कोई भी प्रोडक्ट में हो सकते हैं, और ये जो एडल्ट्रेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ये किसी भी सामान को चीपर बना देते हैं, और ये क्या होता है, इसको हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 147 नंबर, द मैक्सिमम लिमिट फॉर एफ्लोटॉक्सिन इन ऑल मोस्ट ऑफ ऑल फूड पार्टिकल्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर एफएसएस contaminants toxins and residues regulation 2011 is। तो मैक्सिमम लिमिट कितने होना चाहिए एफ्लोटॉक्सिन्स के जो कि फूड आर्टिकल में प्रेजेंट है, किसके अकॉर्डिंग, तो एफएसएस के अकॉर्डिंग, एफएसएस रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी 30 म्यूजी पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर फसाइल लाइसेंसिंग एट स्टेट लेवल। तो कौन सा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एफएसएस या लाइसेंसिंग के लिए स्टेट लेवल पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिजाइनेटेड ऑफिसर। तो डिजाइनेटेड ऑफिसर जो रहते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसके लिए, तो फसाइल लाइसेंसिंग के लिए, कौन से लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 149 नंबर। द फसाई हैज लॉन्च फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम रिप्लेसिंग फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन द ईयर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पहले क्या था, पहले फूड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो 2020 में जो है फसाई ने क्या किया, इसको जो है रिमूव करके लॉन्च किया फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, जिसको हम लोग फॉस्कॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2020 में जो है फसाई ने क्या किया, फूड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम को रिप्लेस करके फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम को जो है लाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैंपल ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग एंड मिक्सिंग द इंक्रीमेंट्स ऑफ द फूड कमोडिटी टेकिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक लॉट इज कॉल्ड एज। तो जो सैंपल जो है ऑब्टेन किए हम लोग उसको कंबाइन एंड मिक्स करके इंक्रीमेंट ऑफ द फूड कमोडिटी जो कि उसको लिए हैं स्पेसिफिक लॉट से, तो उसको क्या बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपोजिट सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 151। द टूल यूज फॉर सैम्पलिंग ऑफ ग्रेन इज। तो ऐसा कौन सा टूल है जिसको हम लोग सैम्पलिंग के लिए यूज करते हैं, किसके सैम्पलिंग के लिए, तो ग्रेन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ट्रॉवल। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉवल टूल एक तरह का टूल है जिसको हम यूज करते हैं ग्रेन के सैम्पलिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ डीपर यूज टू कलेक्ट लिक्विड फूड सैंपल फ्रॉम अ कंटेनर। तो कितना मिनिमम वॉल्यूम का जो है डीपर होना चाहिए, जो कि हम लोग क्या करते हैं, इससे डीपर से क्या करते हैं, जिसको यूज करते हैं कि यहाँ पे लिक्विड जो है ये कलेक्ट करे किसी भी फूड सैंपल का। जैसे ये कंटेनर है, यहाँ पे अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कितना मिनिमम वॉल्यूम से डीपर का स्टोर की जो है ये लिक्विड जो है यहाँ पे कलेक्ट करे किसी भी फूड सैंपल का फ्रॉम अ कंटेनर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है 50 ml। तो जो मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए डीपर का कितना चाहिए, 50 ml, सो दैट कि अगर ये जो लिक्विड प्रेजेंट है फूड सैंपल में वो वहां से थोड़ा कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द बल्क सैंपल टू बी ऑब्टेन फ्रॉम अ लॉट ऑफ 250 टन्स ऑफ ग्रेन इज। तो जो साइज होता है बल्क सैंपल का जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं किसी भी लॉट से 250 टन ऑफ ग्रेन से, तो कितना होना चाहिए साइज बल्क सैंपल का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 154 नंबर। द सोर्स बुक यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट स्कूल कैंपेन इनिशिएटेड बाय फसाई इज। जो रिसोर्स बुक है जिसको यूज करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन किसका इम्प्लीमेंटेशन, तो सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट स्कूल कैंपेन का, तो इनिशिएट किया है फसाई में। तो वो कौन से बुक में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, येलो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सैंपल टू टेस्टिंग लेबोरेटरी इज। तो कितना टाइम रिक्वायर होता है अगर हम लोग फूड सैंपल, अगर यहाँ पे फूड सैंपल इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद इन 24 आवर्स। हमें क्या करना है, विद इन 24 आवर्स मतलब एक दिन के अंदर ही जो है हमें कितना ट्रांसपोर्ट कर देना है, जो फूड सैंपल हम लोग कलेक्ट किए हैं उसको लेबोरेटरी में भेजना है, so that कि वो टेस्ट कर सके कि जो फूड सैंपल है वो पूरे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी मैच कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 156 नंबर। सैम्पलिंग ऑफ द इम्पोर्टेड फूड पार्टिकल आर्टिकल इज डन बाय। जो हम लोग इम्पोर्टेड फूड पार्टिकल जो सैंपल करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑथराइज ऑफिसर। इम्पोर्टेड फूड पार्टिकल क्या, जो हम लोग विदेश से मंगा रहे हैं अपने कंट्री में उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, और जो अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो जो सैम्पलिंग होता है इम्पोर्टेड फूड आर्टिकल्स का वो कौन करता है, ऑथराइज ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल मस्ट बी कैरिड आउट बाय द फूड एनालिस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ। जो एनालिसिस होता है कोई भी फूड सैंपल का वो हम लोग करते हैं कौन करता है, तो फूड एनालिस्ट के द्वारा होता है। तो कितना दिन में होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 14 डेज। तो जो एनालिसिस होता है फूड सैंपल का उसको कैरी आउट होता है बाय द फूड एनालिस्ट, कितना कितना दिन के अंदर करना है इसको एनालिसिस, तो 14 डेज के विदिन जो है इसको फूड एनालिस्ट जो है इसको क्या करेगा, फूड सैंपल का एनालिसिस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ लेबोरेटरी सैंपल ऑब्टेन फॉर मिल्क इज। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ लेबोरेटरी सैंपल कितना चाहिए मिल्क के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 500 ml। तो मिनिमम जो है 500 ml जो है क्वांटिटी चाहिए सो कि इसमें क्या करें, लेबोरेटरी में सैंपल इसका जो टेस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर। एज पर एफएसएस एक्ट 2006 द पेनल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड इज। तो एफएसएस एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सब स्टैंडर्ड फूड है, मतलब ऐसा फूड जो कि खाने लायक नहीं है, इसका क्वालिटी खराब है, ये स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है और जो गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो कितने पेनल्टी लगेंगे इस पे ऐसा कंपनी पे जो सब स्टैंडर्ड फूड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 लाख। 5 लाख रुपीज उसे जुर्माना देना पड़ेगा अगर वो सब स्टैंडर्ड फूड को जो है वो अगर प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट वाज इम्प्लीटेड बाय। तो जो प्रोविजन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जैसे ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ है किसके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो डीएमआई है उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट किया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
which of the food products for which AG mark certification is not mandatory as per Food Safety and Standard Prohibition and Restriction on Sale Regulation 2011। 2011 में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा फूड प्रोडक्ट जो है गिवन ऑप्शन से कौन सा फूड प्रोडक्ट जो है वो एजी मार्क सर्टिफिकेशन जो है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, रह भी सकता नहीं भी रह सकता, चल जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो कि क्या हुआ था, रेगुलेशन जो कि 2011 में आया था। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बटर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बटर में जो है एजी मार्क सर्टिफिकेशन जो है मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे रह भी सकता है, रह भी रह सकता है। इसके अकॉर्डिंग तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 नंबर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज फंक्शनिंग अंडर दी। जो बीआईएस है मतलब क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो फंक्शन कर रहा है वो किसके किसके अंदर काम कर रहा है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो बीआईएस मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है। और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है एक तरह का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो स्टैब्लिश हुआ था वाला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 में, और ये कब आया था, इफेक्ट हुआ था 12 अक्टूबर 2017 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीआईएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मानक भवन, ओल्ड दिल्ली में। और इसके फाउंडर कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये फाउंड कब हुआ था? तो 23 दिसंबर 1986 में इसको फाउंड किया गया था। पेरेंट एजेंसी कौन है बीआईएस के, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 163 नंबर, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल फंक्शंस अंडर। जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है वो किसके अंदर में जो है फंक्शन करता है, किसके अंदर काम करता है? यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 164 नंबर, द सिंबल ऑन पैकेज फूड टू इंडिकेट द नॉन वेजिटेरियन फूड एज पर एफएसएस पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 इज। तो जो सिंबल प्रेजेंट रहता है कोई भी बंद खाने में, पैकेज फूड में जो अगर सिंबल जो प्रेजेंट रहता है जो सो कि वो इंडिकेट करता है कि जो वो नॉन वेजिटेरियन फूड है, किसके अकॉर्डिंग? तो एफएसएस के अकॉर्डिंग, एफएसएस रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ब्राउन सर्कल इन स्क्वायर। तो इस तरीके का जो है ये क्या होगा, ये ब्राउन कलर का आपको दिखेगा, ये जो सिंबल रहता है ये बताता है कि ये जो है नॉन वेजिटेरियन फूड है। किसके अकॉर्डिंग? एफएसएस रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 165 नंबर, जैविक भारत लोगो ऑन पैकेज फूड आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट फूड्स आर। जो जैविक भारत का लोगो है ये पैकेज फूड में प्रेजेंट रहता है, ये क्या इंडिकेट करता है? कि ये ऑर्गेनिक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो जो जैविक भारत लोगोस है ये पैकेज फूड में प्रेजेंट रहता है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो फूड है वो ऑर्गेनिक नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर, रादुरा लोगो और पैकेज फूड इंडिकेट। जो रादुरा लोगो है ये पैकेज फूड में प्रेजेंट होता है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरेडिएटेड फूड। तो यहाँ पे ये बताता है कि ये इरेडिएशन से जो है यहाँ पे जो है ये फूड प्रोड्यूस किया गया है। जो फूड इरेडिएशन है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन का जो है एप्लीकेशन क्या आता है फूड पे। ये एक तरह टेक्नोलॉजी है जो कि इंप्रूव करता है सेफ्टी को, और ये सेल्फ लाइफ ऑफ फूड को एक्सटेंड करता है। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, फिर एलिमिनेट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स को। जैसे कि पॉस्चराइजेशन मिल्क होता है एंड कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, जैसे इरेडिएशन क्या होता है सर की जो फूड है उसको सेफर बनाया जा सके फॉर द कंज्यूमर, और इसका सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 167 नंबर, द कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन CAC इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी एस्टैब्लिश इन द ईयर। जो कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन है जो CAC वो एक तरह का इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है, जिसको कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1963। तो जो कॉडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है ये एक तरह इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है जिसको 1963 में स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 168 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की थीम ऑफ द ईट राइट इंडिया मूवमेंट। तो कौन सा जो है यहाँ पे थीम नहीं है ईट इंडिया राइट मूवमेंट का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईट लेस फूड। तो ये कोई भी थीम नहीं है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का। यहाँ पे ईट सेफ फूड, ईट सस्टेनेबल फूड, ईट हेल्दी फूड, ये सब क्या थीम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का, लेकिन ईट लेस फूड जो है ये बिल्कुल नहीं है इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 169 नंबर, वन ऑफ द फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब्स सर्टिफाइड बाय फसाई इज लोकेटेड एट। तो कौन सा जो है फसाई ने जो है फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब को जो सर्टिफाई किया है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कनकरिया अहमदाबाद। तो जो फसाई है इन्होंने जो है कनकरिया अहमदाबाद में जो लोकेटेड है ये यहाँ पे इसको जो है सर्टिफाई किया है विद द फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 170 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज नॉट सर्टिफाइड अंडर ईट राइट स्टेशन बाय फसाई। तो कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो सर्टिफाइड नहीं किया गया है किसके अंदर, तो ईट राइट स्टेशन के अंदर फसाई के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रांतिवीरा संगोली रनायन रेलवे स्टेशन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में एक रेलवे स्टेशन है क्रांतिवीरा संगोली रायनन रेलवे स्टेशन, जिसको जो है सर्टिफाइड नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू फसाई, मतलब किसके अंदर, तो ईट राइट स्टेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर, द अप्रोक्सीमेट ग्रांट एडमिसिबल टू स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी अंडर स्कीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड सेफ्टी लेबोरेटरी बाय फसाई इज। तो जो अप्रोक्सीमेट जो ग्रांट देना पड़ता है स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को किसके स्कीम के अंदर, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड सेफ्टी लेबोरेटरी के अंदर बाय फसाई, तो क्या है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी 10 करोड़। Next question है 172 number. What is the prescribed limit for total polar compounds of vegetables not suitable for the use as per food safety and standard licensing and registration of food business amendment regulation 2017। तो क्या कह रहा है, कितना प्रिस्क्राइब लिमिट है टोटल पोलर कंपाउंड, जिसमें टोटल पोलर कंपाउंड का जो है कितना लिमिट होना चाहिए किसी भी वेजिटेबल ऑयल में, लेकिन वो सुटेबल नहीं है फॉर द यूज अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2017। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम 25%। मैक्सिमम 25% जो है ये लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है टोटल पोलर कंपाउंड के लिए, जो कि वेजिटेबल ऑयल जो प्रेजेंट रहता है, और ये सुटेबल नहीं है यूज के लिए किसके अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 द आयोडीन वैल्यू फॉर द शी बटर शैल बी बिटवीन। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था कब, 2021 में, तो जो आयोडीन वैल्यू है शी बटर का वो कितना जो है वैरी करना चाहिए, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी 30 to 75। तो जो आयोडीन वैल्यू रहता है शी बटर का वो जो है 30 to 75 के बीच में जो है वैरी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड्स प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मैदा रिफाइंड व्हीट फ्लोर शैल बी नॉट मोर देन। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है जो कि कब आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन हुआ था 2021 में, तो क्या रहा, जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है मैदा में वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी 14% बाय मास। तो जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है मैदा में वो जो है 14% बाय मास से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 द ग्लूटेन कंटेंट ऑफ सिमोलिना शैल नॉट बी लेस देन। क्या बोल रहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 में जो आया था, तो ग्लूटेन कंटेंट जो रहता है सिमोलिना में वो कितना कितना से कितना जो वैरी करना चाहिए, मतलब कितना उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6% ऑन ड्राई मास बेसिस। तो कम से कम मिनिमम 6% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए ग्लूटेन कंटेंट किसमें, तो सिमोलिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per food safety and standard food product standard and food additives fifth amendment regulation 2019 a fat content of sheep or goat milk all India shall be minimum of। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कि फिफ्थ अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, यहाँ पे क्या था, जो फैट कंटेंट रहता है शिप या फिर गोट मिल्क में वो कितना होना चाहिए मिनिमम, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 3%। मिनिमम जो है फैट जो कि प्रेजेंट रहता है शिप या गोट में 3% होना चाहिए, और मिनिमम मतलब इतना होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट द फैक्टर यूज टू कन्वर्ट परसेंटेज नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन कंटेंट इन माइक्रो जेल्डाल मेथड इज। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जो है तो कितना फैक्टर जो है वो यूज होता है सो कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, कन्वर्ट कर सके जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है उसको प्रोटीन कंटेंट में, इसके हेल्प से, तो जेल्डाल मेथड से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.38। तो जो परसेंटेज रहता है प्रोटीन का वो जो प्रेजेंट रहता है प्रोटीन, जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब नाइट्रोजन कंटेंट। यहाँ पे हम लोग कौन से फैक्टर यूज करेंगे, तो 6.38 जो है यहाँ पे फैक्टर यूज करेंगे फॉर द डेयरी प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि एज्यूम करके कि जो डेयरी प्रोटीन है वो कंटेन कर रहा है 15.67% नाइट्रोजन। अगर हम लोग उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.38। और उसको हम लोग एज्यूम करें कि जितना भी नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है प्रोडक्ट में वो जो है प्रेजेंट है एज अ प्रोटीन फॉर्म में, प्रोटीन फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है जितने भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2017 द सोडियम कंटेंट ऑफ लो सोडियम स्पेशल डाइटरी फूड इज। क्या बोला है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन हुआ था 2017 में, तो जो सोडियम कंटेंट रहता है लो सोडियम स्पेशल डाइटरी का फूड का वो कितना होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 120 मिलीग्राम से 100 ग्राम।
तो जो तो 120 मिलीग्राम या फिर 100 ग्राम जो है इतना जो है सोडियम कंटेंट होना चाहिए किसी भी लो सोडियम स्पेशल डाइटरी फूड में। 179 number. As per Food Safety and Standard, Food Products Standard and Food Additives, 13th Amendment Regulation 2016, the caffeine content of caffeinated beverage shall be more than. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो 13th अमेंडमेंट रेगुलेशन हुआ था 2016 में, तो जो कैफीन कंटेंट है वो कैफिनेटेड बेवरेज में कितना होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो कैफीन प्रेजेंट रहता है कैफिनेटेड बेवरेज में, तो वो हमेशा जो है 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2015, maximum level of steviol glycosides permitted in dairy based flavored drink is। तो क्या बोल रहा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है जो कि रेगुलेशन आया था 2015 में, तो मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए स्टीवॉल ग्लाइकोसाइड का, जो कि परमिट कर सकते हैं हम लोग डेयरी बेस्ड फ्लेवराइड ड्रिंक में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 मिलीग्राम पर केजी। तो मैक्सिमम लेवल जो रहता है स्टीवॉल ग्लाइकोसाइड का परमिटेड जो रहता है हमारा डेयरी फ्लेवर्ड ड्रिंक में, तो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे इतना होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 181 नंबर, बिटालिन पिगमेंट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो बिटालिन पिगमेंट होता है उसको हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी बीट। तो बेटालिन पिगमेंट जो हमें बीट से मिलता है। तो जो बेटालिन से एक तरह क्लास है रेड एंड येलो टायरोसिन डाई पिगमेंट का, जो कि प्लांट से मिलता है इन द ऑर्डर कैरोफाइलेज। तो जो रेड बीट रूट रहता है वो गुड सोर्स है रेड या येलो पिगमेंट्स का, जिसको हम लोग बिटालिन बोलते हैं। और बिटालिन जो है कंसिस्ट होता है बिटासाइनिन, जो कि रेड कलर प्रोड्यूस करता है, एंड बीटाजांथीन, जो कि येलो कलर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 182 नंबर, द नेम ऑफ द सिंथेटिक येलो कलर पॉपुलरली यूज इन फूड प्रोडक्ट इज। जो नेम क्या उसका नेम है जिसका सिंथेटिक येलो कलर रहता है, जिसको हम लोग फूड प्रोडक्ट में पॉपुलरली यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेट्राजीन। तो जो टेट्राजीन है इसको हम लोग FD&C येलो 5 भी बोलते हैं। ये अप्रूव आर्टिफिशियल फूड कलर है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है कोई भी फूड या फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 183 नंबर, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एसेप्सिस मीन। तो अगर हम लोग प्रिजर्वेशन कर रहे हैं फूड सेफ्टी का फूड प्रोडक्ट का, तो हम लोग एसेप्सिस मतलब क्या होता है, एसेप्सिस मतलब कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को अगर रोक रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसेप्सिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लोग एसेप्सिस मतलब क्या करेंगे, हम लोग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने से अगर उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 184 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड। कौन सा जो है बायोलॉजिकल हैजार्ड का एग्जांपल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैल्मोनेला। तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो काउज करते हैं डिजीज, और वो वैरी करते हैं डिफरेंट डिग्री में, जो कि सीवियरिटी काउज करते हैं। जैसे कि जो बायोलॉजिकल हैजार्ड है वो इंक्लूड है सैल्मोनेला, ई कोलाई, क्लॉस्ट्रिडियम बोटानिकम। और जो केमिकल हैजार्ड होते हैं वो भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं इसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर, एसपीएस एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर। जो एसपीएस एग्रीमेंट हुआ है डब्ल्यूटीओ के अंडर में, सो इसका इसका एसपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट। तो डब्ल्यूटीओ मतलब क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसके अंदर जो एसपीएस एग्रीमेंट हुआ है, और एसपीएस का फुल फॉर्म क्या है, सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 186 नंबर, द फसाई लॉन्च द ईट राइट मूवमेंट ऑन। तो जो फसाई है इसने लॉन्च किया ईट राइट मूवमेंट कब, तो आंसर जाएगा ऑप्शन है 10 जुलाई 2018। तो 10 जुलाई 2018 में जो है फसाई ने ईट राइट मूवमेंट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट एज प्रिजर्वेटिव इट बाय। जो मैकेनिज्म रहता है शुगर एंड सॉल्ट का, ये प्रिजर्व करता है कैसे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेक वाटर अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो शुगर एंड सॉल्ट है ये प्रिजर्वेटिव जैसा काम करता है, फूड प्रिजर्वेटिव जैसा एक्ट करता है। तो हम ये क्या करता है कि जो वाटर है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट कि यहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रहे हैं उसको मिलता ही नहीं है पानी, वो अनअवेलेबल हो जाता है उनके लिए। तो जो शुगर या सॉल्ट होता है क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। कैसे करता है इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर को, बाय डिस्ट्रॉइंग सम बैक्टीरिया, और स्लोइंग डिके कर देता है। और ये क्या करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया को, और ये टुगेदर वर्क करते हैं सो कि इम्प्रूव करे टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 188 नंबर, एज पर सेक्शन 22 और FSS एक्ट 2006, फूड फॉर द स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स और द हेल्थ सप्लीमेंट डज नॉट इंक्लूड। तो 22 ऑफ FSS एक्ट 2006 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है फूड जो है वो स्पेशल डाइटरी यूज करता है, जैसे कि फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट, वो क्या इंक्लूड नहीं करता है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रग्स। बाकी ये प्रोबायोटिक्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं, अब ड्रग्स तो नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर, FSSAI notifies NABL accredited laboratory for testing where in NABL stand for। जो FSSAI है, जो FSSAI क्या करता है, NABL को नोटिफाई करता है accredited laboratory के लिए, so that ये टेस्टिंग प्रोसेस कर सके। तो NABL का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। ये इसका फुल फॉर्म है, किसका, NABL का। NABL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर, द एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम फॉलोड बाय द फूड एनालिस्ट एज पर FSS रेगुलेशन 2011 डज नॉट कंटेन। जो एनालिसिस रिपोर्ट रहता है जो कि फॉलोड होता है बाय द फूड एनालिस्ट, किसके अकॉर्डिंग टू FSS रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये क्या कंटेन नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जो फूड एनालिस्ट है ये बिल्कुल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी को मेजर नहीं करते हैं। बाकी सब ये क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहता है, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड प्रेजेंट रहता है, टेस्ट मेथड ये भी प्रेजेंट रहता है, जो फूड एनालिस्ट जो है यहाँ पे जो रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन यहाँ पे क्या अनसर्टेनिटी मेजर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NABL इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ। जो NABL एक इसका कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो NABL एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है किसका, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 192 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011। तो कौन सा जो है एक मैंडेटरी है सो कि जो एनिमल स्लॉटर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी स्टनिंग। तो यहाँ पे जो है स्टनिंग जो प्रोसेस है ये मैंडेटरी रहता है किसी भी स्लॉटरिंग एनिमल में अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 193 नंबर, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 द पॉलीथीन बॉटल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर शैल कंफर्म फॉर द फॉलोइंग BIS स्टैंडर्ड। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉलीथीन बॉटल्स है ये यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे जो पानी है उसको यहाँ पे पैकेज कर सके ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो वो जो है उसमें कितना वो उसका BIS स्टैंडर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है IS 10146 जो है इसका BIS स्टैंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 194, as per food safety and standard food products standard and food additives second amendment regulation 2016, the claim on gluten free is being permitted if the gluten content in the product shall be less than। यहाँ पे क्या कहता है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था रेगुलेशन 2016 में, ये क्या करता है क्लेम करता है ग्लूटेन फ्री होना का। जब भी अगर ये क्या करता है अगर जो ग्लूटेन कंटेंट है प्रोडक्ट में वो जो है अगर 20 मिलीग्राम पर केजी से कम होगा तो यहाँ पे वो क्या कहता है ग्लूटेन फ्री होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए अमाउंट, तो 20 मिलीग्राम पर केजी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगर जो ग्लूटेन कंटेंट रहता है प्रोडक्ट में वो जो अगर अगर 20 मिलीग्राम पर केजी से कम है तो यहाँ पे उसको हम लोग ग्लूटेन फ्री क्लेम कर सकते हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ग्लूटेन कंटेंट किसी प्रोडक्ट में 20 मिलीग्राम पर केजी से कम है तो उसको हम लोग जो है बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो ग्लूटेन फ्री है। इसके अकॉर्डिंग तो सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन जो आया था 2016 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैंडेटरी स्टेटमेंट डिस्प्लेड इन कैपिटल लेटर्स ऑन पैक ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग लेबलिंग रेगुलेशन 2011 इज। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी स्टेटमेंट जो प्रेजेंट रहता है कैपिटल लेटर में, कहाँ पे जो भी इन्फेंट मिल्क जो कि बच्चों का जो रहता है मिल्क, वहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा यहाँ पे डिस्प्ले प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर, द लेबल शैल कैरी नॉट फॉर phenylketonuria if the product contain the following intense sweetener। तो कौन सा कौन सा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लेबल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सा, नॉट फॉर phenylketonuria। कहाँ पे हम लोग ये लेबल डालेंगे, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग डालेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा स्वीटनर्स यूज कर रहे हैं, तो किस टाइप की स्वीटनर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पे क्या डाल देंगे लेबलिंग उस प्रोडक्ट के लिए, नॉट फॉर phenylketonuria। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी एस्पार्टेम। अगर कोई भी प्रोडक्ट में हम लोग ये बहुत ज्यादा स्वीटनर यूज कर रहे हैं, कौन सा स्वीटनर, तो एस्पार्टेम स्वीटनर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेबलिंग कर देंगे क्या, नॉट फॉर phenylketonuria। अगर वो कंज्यूम कर जाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लेबल कर देते हैं सो दैट कि उन्हें एक वार्निंग मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 197 नंबर, Bordeaux test for the detecting the adulteration of ghee with hydrogenated fat vaspati indicate the presence of। जो Bordeaux टेस्ट क्या आता है कि हम लोग यहाँ पे adulteration of घी को हम लोग चेक करें हाइड्रोजनेटेड फैट में, तो किसके प्रेजेंस को बताता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सीसेम ऑयल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 द पीएच ऑफ द पैकेज ड्रिंकिंग वाटर शैल बी बिटवीन। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग जो है, जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को हम लोग पैकेज करते हैं, बॉटल में ढक्कन में बंद करते हैं, तो उसका पीएच कितने से कितने बीच में होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5 से 8.5। तो जो पीएच रहता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, वो जो 6.5 से 8.5 जो है वैरी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर, इंटरनेशनल बॉडी इन्वॉल्व इन द हार्मोनाइजिंग ऑफ फूड स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड इज। जो इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इन्वॉल्व होता है फूड स्टैंडर्ड को हार्मोनाइज करने में पूरे देश में, तो पूरे वर्ल्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि हार्मोनाइज करता है फूड स्टैंडर्ड को अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 200 पे, द एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड विच इज परमिटेड एज प्रिजर्वेटिव इन चीज एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 इज। तो जो एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड है जो कि परमिट किया गया है इस बार, किसको हम लोग प्रिजर्वेटिव जैसे यूज करें, किसमें? चीज में। तो किसके अकॉर्डिंग? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निसीन। तो निसीन को जो हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, किसमें? चीज में, जो कि एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 201 नंबर, एज पर एजी मार्क स्टैंडर्ड द ब्यूटाइरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग ऑफ घी एट 40 डिग्री सेल्सियस शैल बी बिटवीन। जो एजी मार्क स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है ब्यूटाइरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग जो दे देता है घी का, कब? 40 डिग्री सेल्सियस तो कितना बीच होना चाहिए? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी 40 to 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 इन ऑल इंडिया बफेलो मिल्क शैल हैव मिनिमम फैट एंड एसएनएफ कंटेंट ऑफ। तो क्या कह रहा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड के अकॉर्डिंग जो थर्ड अमेंडमेंट हुआ था रेगुलेशन 2021 में, जितने भी इंडिया के बफेलो मिल्क जो होते हैं उसमें कितना मिनिमम फैट होना चाहिए? तो मिनिमम 5% फैट होना चाहिए, और जो एनएसएफ है उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए? 9%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the beverage is called alcoholic beverage as per food safety and standard alcoholic beverage regulation 2018 when the alcohol content is more than। क्या बोल रहा है कि जो बीवरेज है इसको हम लोग अल्कोहलिक बीवरेज बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018। जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो कितना होना चाहिए? जो अल्कोहल का कंटेंट है वो कितना होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग उसको अल्कोहलिक बीवरेज बोल सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.5%। अगर जो अल्कोहल कंटेंट है वो अगर 0.5% ज्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो है एक अल्कोहलिक बीवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 204, जीएफएसपी ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप स्टैब्लिश बाई। जो जीएफएसपी है ये किसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। जो जीएफएसपी मतलब ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप जो है ये स्टैब्लिश हुआ है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये जीएफएसपी क्या है? एक तरह का यूनिक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जो कि डेडिकेट करता है कि इम्प्रूव करे फूड सेफ्टी को कहाँ कहाँ, तो मिडिल इनकम या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में। इसके अलावा जो एफएसएसआई है वो एंटर किया इनटू दी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप क्या एफएसआई किसके साथ? जीएफएसपी के साथ, सो कि यहाँ पे कॉपरेशन हो ऐसे एरिया में जहाँ पे फूड सेफ्टी को लाया जाए, अच्छे से वहाँ पे ऑपरेट हो। इसके अंदर ही जो है जीएफएसपी को जो है कंडक्ट किया गया है कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसके लिए? एफएसएसआई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएफए स्टैंडर्ड्स वर फॉर्मुलेटेड एंड रिवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट बॉडी कॉल। तो जो पीएफए स्टैंडर्ड है वो फॉर्मुलेट किया गया है, उसको रिवाइज किया गया है कौन से एक्सपर्ट बॉडी के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सीसीएफएस, मतलब सेंट्रल कमिटी फॉर फूड स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे एक बॉडी फॉर्म किया है जो कि रिवाइज फॉर्मुलेट करता है पीएफए के स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 206, ऑर्डर या एक्ट विच इज नॉट डीम्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इज। तो क्या करें? ऐसा ऑर्डर एक्ट जो कि नहीं डीम किया गया है, किसके बाद अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैफिनोज इज मेड अप ऑफ। जो रैफिनोज है ये किससे किससे बना है? तो ये गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना है कि जो रैफिनोज है ये ट्राइसैचराइड कंपाउंड है जो कि कंपोज है गैलेक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। इसको हम लोग बीन या फिर कैबेज, ब्रूसेस, स्प्राउट्स, ब्रोकली, एस्परगस या फिर दूसरे वेजिटेबल्स या होल ग्रेन में जो है इसका ये रैफिनोज प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 208 नंबर, स्किफ बेस इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग। जो स्किफ बेस है एक तरह का इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये कब फॉर्म होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेलार्ड रिएक्शन। तो जो मेलार्ड रिएक्शन है एक तरह का केमिकल रिएक्शन है एमिनो एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर के बीच में, जो कि ये देता है ब्राउन फूड, जो कि एक तरह का डिस्टिंक्टिव फ्लेवर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो एस्पार्जिन है प्लस यहाँ पे डाई कार्बोनेट है, ये रिएक्ट करता है यहाँ पे क्या बनाता है? स्किफ बेस। ठीक है, ये स्किफ बेस का एक तरह का इंटरमीडिएट है। फिर यहाँ पे स्किफ बेस से ये बनाता है 3 एमिनो प्रोपियोनामाइड प्लस डाई कार्बोनेट।
और यहाँ पे जो एमिनो प्रोपियोनामाइड है ये दे देगा एसिटाइल अमाइड। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है इस पूरे मिलाडेट रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, स्किप बेस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जो स्किप बेस यहाँ पे इंटरमीडिएट है तो कौन से रिएक्शन में, तो मेलार्ड रिएक्शन में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेलार्ड रिएक्शन में। तो मेलार्ड रिएक्शन क्या है, तो एक तरह का ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे जो एमिनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर के बीच में होता है और ये क्या देता है, एक तरह का ब्राउन फूड या फिर डिस्टिंक्टिव फ्लेवर देता है, जैसे ये इसका एंड रिजल्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 209 नंबर, प्रोपेलेंट गैस यूज फॉर प्रेशराइज पैकेज फूड इंक्लूड। जो प्रोपेलेंट गैस है ये हम लोग ये यूज करते हैं जिस बार की जो पैकेज जो फूड है उसको हम लोग पैकेज करते हैं किसके प्रेशर में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्रोपेलेंट गैस ऐसा गैस जिसको हम लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा जो फूड है उसको हम लोग पैकेज करते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर में, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 210, आयोडीन वैल्यू मेजर्स। जो आयोडीन वैल्यू है क्या मेजर करता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो आयोडीन वैल्यू है ये क्या करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the solution contain equal molar concentration of both the acid and the salt, the pH would be। अगर कोई सोल्यूशन है ये इक्वल मोलर कंसंट्रेशन कंटेन कर रहा है एसिड एंड सॉल्ट का, तो ये इसका पीएच कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफाइड मीडियम एट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट इज रेफर्ड टू एज। तो ऐसा टाइम जो कि मिनट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उतना टाइम हमें चाहिए सो कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सके, कोई भी स्पेसिफाइड मीडियम प्रेजेंट है और 250 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसका टेम्परेचर इस टेम्परेचर प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, आंसर जाएगा ऑप्शन है एफ वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे, एफ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 नंबर, चॉकलेट कैंडीज हैव बीन इंक्रिमिनेटेड इन केस ऑफ। जो चॉकलेट कैंडीज है इसको हम लोग इंक्रिमिनेट कर देते हैं किस केस में, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी सैल्मोनेलोसिस। तो चॉकलेट कैंडीज को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रिमिनेट कर देते हैं जब उसमें सैल्मोनेलोसिस हो जाता है। तो जो सैल्मोनेला है वो सर्वाइव कर जाता है चॉकलेट में फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे साल के लिए जो है सैल्मोनेला जो है वो सर्वाइव कर जाता है चॉकलेट में। और ये क्या करता है यहाँ पे जो ये सैल्मोनेला है ये क्या करता है, तो इसको से क्या होता है उस चॉकलेट को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनिंग ऑफ शुगर सिरप रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। जो ब्राउनिंग होता है शुगर सिरप में ये किसका प्रोडक्शन करता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी फर्फ्यूरॉल। तो जो ब्राउनिंग होता है शुगर सिरप में ये किसके वजह से होता है, तो फर्फ्यूरॉल जो कंपाउंड है इसके वजह से होता है। तो जो फर्फ्यूरॉल है एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जिसपे लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे जो कि ग्रोइंग मार्केट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो होता है। और यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड जो है वो यूजली आते हैं फ्रॉम बायोमास, और इसको हम लोग यूज करते हैं जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड में, जैसे कि इथेनॉल फिर अदर प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व रहता है एनर्जी जनरेशन में, वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर, फ्रीजर बर्न इज प्रोड्यूस फ्रॉम। तो जब फ्रीजर बर्न है ये कब प्रोड्यूस होगा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी आइस क्रिस्टल्स इवेपोरेट फ्रॉम द सर्फेस। फ्रीजर बर्न एक तरह का कंडीशन है जो कि डिस्कलरेशन हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, जो कि काज होता है फ्रोजन फूड जब इवेपोरेट होता है तब वहाँ पे जो है ऐसा डैमेज देखने को मिलता है। और ये ऐसा टिपिकली कब होता है, ड्यू टू इनएडिक्वेट पैकेजिंग होगा या फिर स्टोरेज कंडीशन जो होगा इन द फ्रीजर, इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। जो फ्रीजर बर्न जो है वो कब प्रोड्यूस होगा, जो आइस क्रिस्टल जो है वो इवेपोरेट कर जाएंगे सर्फेस से, तब फ्रीजर बर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर, एंथ्रेसिनोज इज काउज्ड बाय। जो एंथ्रेसिनोज ये किस काउजल ऑर्गेनिज्म की वजह से जो एंथ्रेसिनोज देखने को मिलता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी कॉलोट्राइकम लिंड्यूमिथेनम, ये जो काउजल ऑर्गेनिज्म है एंथ्रेसिनोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 217, सोडियम नाइट्रेट बैक्टीरियोस्टैटिक इन एसिड सॉल्यूशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट। जो सोडियम नाइट्रेट है ये जगह बैक्टीरियोस्टैटिक है एसिड सॉल्यूशन में, वो किसके इफेक्टिव है, अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी एनारोब्स। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या कि जो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या कि यहाँ पे क्या कर रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक दे रहा है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और जो बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो जो सोडियम नाइट्रेट है क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक। और ये क्या है, एनारोब्स के अगेंस्ट जो है ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 218 नंबर, द डायरियल सिंड्रोम एंड द इमेटिक सिंड्रोम आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो डायरियल सिंड्रोम है या फिर इमेटिक सिंड्रोम है किसका कैरेक्टरिस्टिक है, आंसर जाएगा ऑप्शन डी बैसिलस सेरस फूड पॉइजनिंग। अगर बैसिलस सेरेनस की वजह से अगर फूड पॉइजनिंग होता है तो यहाँ पे डायरियल सिंड्रोम एंड इमेटिक सिंड्रोम जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 219, विच वन इज नॉट अ एले बियर। कौन सा जो एले बियर नहीं है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी पाइलिसनर। जो पाइलिसनर है ये एले बियर नहीं है। एले बियर क्या होता है, ऐसा बियर जो कि ब्रूड किया जाता है बाय द फास्ट फर्मेंटेशन और उसके साथ क्विक एक्टिंग ईस्ट रहता है सैचुरामाइस सेरेवेसी, जो कि रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एले बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी citrulline and citroviridine and are mycotoxins produced by penicillin species।
तो जो साइट्रिनिन या फिर साइट्रोविरिडीन है, ये जो है माइकोटॉक्सिन्स है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है पेनिसिलिन स्पीशीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ होली फायर। किसको जो है हम लोग होली फायर के नाम से जानते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए इर्गोटिज्म। जो इर्गोटिज्म है इसी को हम लोग होली फायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज विद। तो जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है या सैचुरेटेड फैटी एसिड का, ये किसके साथ इंक्रीज करता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीजिंग चेन लेंथ। जैसे जैसे चेन लेंथ जो इंक्रीज होगा उसके साथ जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, वो भी बढ़ते जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। तो लिनोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? आंसर जाएगा ऑप्शन बी ऑक्टाडेक। ऑक्टाडेका 9, 12, 15 ट्रायोनिक। तो इसका जो है दूसरा नाम क्या है लिनोलिक एसिड का? इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं ऑक्टाडेकर 9, 12, 15 ट्रायोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ ह्यूमिक्टेंट। कौन सा गिवन ऑप्शन में से जो ह्यूमिक्टेंट जैसा एक्ट करता है? आंसर जाएगा ऑप्शन डी प्रोपालिन ग्लाइकॉल। तो ह्यूमिक्टेंट होता क्या है? तो ह्यूमिक्टेंट ऐसा सब्सटेंस है जो प्रमोट करता है मॉइस्चर को रिटेन करने में, जो है यहाँ पे प्रमोट करता है उसको। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर हेल्प करेगा दूसरे सब्सटेंस को कि वो मॉइस्चर रिटेन करे, मतलब मॉइस्चर वहाँ पे बना रहे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एक तरह का ह्यूमिक्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 225, बेंजोइक एसिड इज मोर इफेक्टिव इन व्हाट पीएच रेंज। जो बेंजोइक एसिड है ये कौन से पीएच रेंज में ज्यादा इफेक्टिव होता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए 2.5 से 4। जो इसका पीएच रेंज रहता है 2.5 से 4, जो यहाँ पे बेंजोइक एसिड जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है, काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स एस्पार्टेम इज स्वीटनर देन सुक्रोज। कितना टाइम्स जो एस्पार्टेम जो है ज्यादा स्वीट है एज कम्पेयर टू सुक्रोज? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी 180 टाइम्स। तो एस्पार्टेम जो है वो 180 टाइम्स जो है सुक्रोज से जो है ज्यादा स्वीट है, ज्यादा स्वीटनिंग ये प्रोवाइड करता है। ये जो स्वीटनिंग एजेंट है ये मेनली क्या करता है स्वीट्स वगैरह में यूज करते हैं, सो कि जो डायबिटिक पर्सन यहाँ पे उसको कंज्यूम कर सके, और इससे डायबिटीज जो है यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करता है। मतलब शुगर की जगह हम लोग क्या करते हैं स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज टू इम्प्रूव द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोडियम फ्री डाइट फॉर चिल्ड्रन सफरिंग किडनी डिजीज। तो कौन सा केमिकल हम लोग यूज करेंगे सो दैट कि यहाँ पे क्या करें कि यहाँ सोडियम फ्री मतलब जो एक्सेप्ट कर सके सोडियम फ्री डाइट को चिल्ड्रन के लिए जो सफर कर रहा है किडनी रिलेटेड डिजीज। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम ग्लूटामेट। तो हम लोग कैल्शियम ग्लूटामेट केमिकल यूज करेंगे जो इम्प्रूव करता है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोडियम फ्री डाइट को किसमें? चिल्ड्रन में। और ये कौन चिल्ड्रन में? तो जो ऐसे चिल्ड्रन जो सफर कर रहे हैं किडनी डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइमिथाइल डाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज। जो डाइमिथाइल डाइकार्बोनेट इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जो डाइमिथाइल डाइकार्बोनेट एक तरह का क्या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। एंटी माइक्रोबियल मतलब क्या कि ऐसा एंटी माइक्रोबियल मतलब कि एक ऐसा एजेंट जो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर इसके ग्रोथ को रोक देता है। तो जो एंटी माइक्रोबियल मेनली हम लोग देखते हैं कि मेडिसिन में प्रेजेंट रहता है, जिससे क्या करता है कि ये फाइट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल्स बहुत सारे के हो सकते हैं, जैसे कि क्या एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीबैक्टीरियल्स, एक हो सकता है एंटी वायरल्स, एक एंटी पैरासिटिक एजेंट्स या फिर एंटी फंगल्स। ये सब क्या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, क्या करेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देंगे या फिर इसको मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ ऑन द सर्फेस ऑफ चीज एंड बटर। जो चीज या बटर है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे मोल्ड का ग्रोथ होता है। ठीक है, चीज या बटर में क्या होता है? मोल्ड का ग्रोथ होता है। तो हम लोग कौन सा प्रिजर्वेटिव यहाँ पे यूज करेंगे जिससे क्या करें मोल्ड ग्रोथ को रोक सके? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैल्शियम प्रोप्योनेट। जो कैल्शियम प्रोप्योनेट है इसका इसका यूज करने से हम लोग क्या कर सकते हैं? चीज या बटर को हम लोग बचा सकते हैं मोल्ड ग्रोथ के होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं the process which occurs when starch chains begins to reassociate in an ordered structure is। तो जो प्रोसेस होता है जहाँ पे जो स्टार्च चेन है वो क्या होता है? रीएसोसिएट होने लगता है इन द ऑर्डर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आंसर जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च रिट्रोग्रेडेशन। तो स्टार्च रिट्रोग्रेडेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है जो स्टार्च चेन है वो रीएसोसिएट होने लगता है और वो एक तरह का ऑर्डर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 231, पिया मैसरीन इज ऑल्सो कॉल्ड। जो पीमारिसिन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है पीमारिसिन का? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए नेटामाइसिन। तो जो पीमारिसिन है इसी को हम लोग नेटामाइसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 211 डाइमिथाइल इथाइल 1,4 बेंजीन डायोल इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे एक IUPAC नेम दे रखा है, तो इसमें क्या बोला है कि जो 211 डाइमिथाइल 1,4 बेंजीन डायोल है ये जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम? यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी TBHQ। TBHQ का फुल फॉर्म होता है टर्ड ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? 211 डाइमिथाइल इथाइल 1,4 बेंजोन डायोल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि TBHQ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो टर्ड ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन का यहाँ पे बोल रहा है TBHQ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ब्रोमेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो ब्रोमेलिन है ये किससे ऑब्टेन होता है?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पाइनएप्पल। जो ब्रोमेलिन है एक तरह का एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीओलिटिक एंजाइम, और ये मिलता है पाइनएप्पल के जूस में या फिर पाइनएप्पल स्टेम में। जो ब्रोमेलिन है ये क्या करता है, काउज करता है बॉडी को सब्सटेंस, मतलब ये बॉडी को कि जो मतलब ऐसा करता है कि जो ये फाइट करता है पेन को और स्वेलिंग को। मतलब जो ब्रोमेलिसिन है ये क्या करता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर बॉडी में आता है तो इससे क्या करता है, ये पेन को फाइट करता है और स्वेलिंग में भी हेल्प करता है, मतलब स्वेलिंग को डिक्रीज करेगा। और जो ब्रोमेलिसिन है ये कंटेन करता है केमिकल जो कि क्या करता है, इंटरफेयर करता है विद ट्यूमर सेल्स, और यहाँ पे जो है स्लो ब्लड क्लॉटिंग भी शो करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 234, विच एंजाइम इज यूज्ड टू रिड्यूस नूडल स्पेकिनेस। तो कौन सा एंजाइम जो है नूडल स्पेकिनेस को रिड्यूस कर देगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंगल लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एंजाइम विच वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इज। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको फर्स्ट आइसोलेट किया गया था फिर इसको प्यूरिफाई किया गया था क्रिस्टल के फॉर्म में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूरिएज। यूरिएज को जो है हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइम जो है इसको आइसोलेट करके प्यूरिफाई किया था क्रिस्टल के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। तो जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज होता है, इन्वॉल्व होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, इसको क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जाइमेज। तो जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो इन्वॉल्व होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइमेज। यहाँ पे मेनली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाइमेज एंजाइम यूज होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ये क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज एक तरह का शुगर है, या फिर सुक्रोज, इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सेलुलर एनर्जी में, जहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ईस्ट जो यहाँ पे परफॉर्म करता है इस कन्वर्जन को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है इसको हम लोग एक तरह का एनरोबिक प्रोसेस भी बोलते हैं। एनएरोबिक प्रोसेस मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, और ये जो है इस तरीके से होता है। और यहाँ पे क्या है, जाइमेज एक तरह का एंजाइम है जो कि प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237 नंबर, द एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। जो एंजाइम है ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, कैसे, तो यहाँ पे जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एंजाइम है वो कैसे रिड्यूस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो जो एंजाइम एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और ये कैटलिस्ट जो है क्या करता है, लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे किसी भी रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेट होता है वो फास्ट रहेगा। सो दैट हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंजाइम है वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 238 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कौन सा फैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ज। तो जो चार्ज है ये बिल्कुल फैक्टर नहीं है जिससे क्या होता है, डीनेचुरेशन प्रोटीन ये बिल्कुल नहीं करवाता, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चार्ज जो फैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करवाने के लिए। बाकी हीट, पीएच चेंज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये सब के एडिशन से क्या होता है, जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। कौन सा डिजीज जो है यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वाशिकॉर। जो क्वाशिकॉर डिजीज है ये मेनली क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो जो क्वाशिकर एक तरह का ऐसा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है कि सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। जो पेशेंट्स जो सफर करते हैं क्वाशिकर से, उनके पास इमैक्सिनेटेड अपीयरेंस होता है ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ पे जो स्वेलिंग देखने को मिलते हैं एंकल्स, फीट, बेली पे। और जो कौशिकर होता है ये मोस्ट कॉमन है मेनली रूरल एरियाज में, स्पेशली सब अर्बन रीजन में, या फिर एरिया में जहाँ पे लो फूड सप्लाई है और वो जो है मोर प्रोन रहता है डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 240 नंबर, केमिकली एनोटो इज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैरोटीनॉइड। केमिकली जो एनोटो है एक तरह का क्या है, कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड एंड पर्पल कलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज। जो पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल रेड या पर्पल कराने के लिए, वो कौन सा पिगमेंट रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन जो है जो पिगमेंट जो है ये इसकी वजह से जो है रेड या पर्पल कलर जो प्रेजेंट रहता है कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ। तो बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए अराकिडोनिक एसिड। जो अराकिडोनिक एसिड है ये कोई भी सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एमिनो एसिड। तो गिवन ऑप्शन में से जो है कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, आंसर जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइसिन।
जो ग्लाइसिन है ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में आता है। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड या फिर नॉट एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो एमिनो एसिड जो कि सिंथेसाइज होता है बॉडी में उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और ऐसे एमिनो एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे ग्लाइसिन, एलानिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, टायरोसिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ये सब क्या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जांपल हैं। और हम लोग क्या कभी कभी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये डिस्पर्सिबल एमिनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू कैन बी टेकन अप फॉर द रिड्रेस इन सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो कौन सा इशू हम लोग ले सकते हैं कहाँ पे, CPGRMS में, मतलब क्या सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में कौन सा इशू हम लोग ले सकते हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी। अगर कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड है सर्विस डिलीवरी से तो यहाँ पे हम लोग CPGRMS में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। Next question है 246 number, in the cellulose molecule the glucose units are linked in unbranched chain by। तो cellulose molecule में जो है ग्लूकोज यूनिट किससे लिंक रहता है अनब्रांच चेन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल शीफ बेस इज ऑल्सो नोन एज। डबल शीफ बेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्साजोन। तो डबल शीफ बेस को हम लोग ऑक्साजोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if there are three asymmetric carbon atom in a molecule how many stereoisomers will be exist। अगर तीन asymmetric कार्बन होगा, asymmetric कार्बन मतलब क्या, चिराल कार्बन, मतलब एक कार्बन पे अगर चार डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं asymmetric कार्बन आटम। तो अगर थ्री asymmetric कार्बन आटम प्रेजेंट है कोई मॉलिक्यूल में तो उसमें कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जनरल फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का स्टीरियोआइसोमर का, वो क्या होता है 2 to the power n। जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ चिराल सेंटर है या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड होते हैं जहाँ पे जो सेम केमिकल फॉर्मूला होता है लेकिन उनका डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट होता है, या फिर चिराल सेंटर जो होता है वो कार्बन जो कि बॉन्ड होते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। तो अगर यहाँ पे 2 to the power n फॉर्मूला है तो 2 to the power यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन कितना है, तो 3 है, मतलब 3 2 to the power 3, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। तो जो कौन सा जो एसेंशियल फैटी एसिड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिनोलिक एसिड। जो लिनोलिक एसिड है एक तरह का एसेंशियल फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 250 नंबर, द चेंज इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड। तो अगर यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी जो रहता है रेसमिक मिक्सचर का अगर वो चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आंसर जाएगा ऑप्शन बी, म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट्रेंट यूज इन टर्मरिक पाउडर इंक्लूड। तो जो एडल्ट्रेंट जो यूज होता है टर्मरिक पाउडर में वो क्या क्या रहता है, तो यहाँ पे रहता है लीड क्रोमेट, चॉक पाउडर, मेटानिल येलो, एनिलिन डाई। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड। जो एनसीसीपी है मतलब क्या, नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन एंगेजमेंट पोर्टल विच सर्व्स एज कंप्लीट गाइड फॉर द फूड सेफ्टी टू कंज्यूमर। कौन सा जो है एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे इंसान जो एंगेज कर सकता है, वो क्या करता है, सर्व करता है कि यहाँ पे जो है जो पोर्टल है ये कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करे रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी टू कंज्यूमर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, फूड स्मार्ट कंज्यूमर। जो फूड स्मार्ट कंज्यूमर है एक तरह का पोर्टल है जो कि बताता है, कंप्लीट गाइड करता है इंसान को, किसी भी कंज्यूमर को फूड सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 नंबर, which organization the FSI has signed the agreement to safeguard consumer against misleading claims in food and beverage advertisement। जो FSI है ये किसके साथ साइन किया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो FSI जो साइन किया है जिसमें वो एग्रीमेंट किया है कि यहाँ पे कंज्यूमर को सेफगार्ड करेगा, बताएगा कि जो मिसलीडिंग क्लेम है फूड एंड बेवरेज एडवर्टाइजमेंट्स के रिलेटेड। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ASCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल टाइम टेकन बाय फसाई टू रिड्रेस द ग्रीवेंस इज। टोटल टाइम कितना ले सकता है फसाई जिसको ग्रीवेंस को रिड्रेस कर सकता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अप्रॉक्स 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी मार्क वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर। जो एजी मार्क है ये कौन सी ईयर में फॉर्मुलेट हुआ था, कब बना था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257, द सैम्पलिंग एंड एनालिसिस इन एफएसएस एक्ट 2006 इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन। जो सैम्पलिंग एनालिसिस जो बताया गया एफएसएस एक्ट 2006 में वो किस सेक्शन के अंदर वो डिस्कस करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 47। तो 47 सेक्शन के अंदर जो है यहाँ पे सैम्पलिंग एंड एनालिसिस जो है एफएसएस एक्ट 2006 में जो है डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011, आयोडीन वैल्यू फॉर ग्राउंडनट ऑयल इन द रेंज ऑफ। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग जो आयोडीन वैल्यू जो बताया गया है ग्राउंडनट ऑयल के लिए वो किस रेंज में वैरी करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
85 से 99 की रेंज में जो है आयोडीन का वैल्यू जो है कोकोनट ऑयल में, ग्राउंडनट ऑयल में जो है यहाँ पे वैरी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोगो फसाई हैज लॉन्च फॉर द फोर्टिफाइड फूड। तो फोर्टिफाइड फूड के लिए जो है फसाई ने कैसा लोगो लॉन्च किया है, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो लॉन्च किया है इसने फसाई ने क्या किया है, यहाँ पे पहले एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म होगा, स्क्वायर में जो यहाँ पे एफ प्रेजेंट रहेगा, एफ लेटर रहेगा, एफ के आगे यहाँ पे एक प्लस साइन रहेगा और यहाँ पे एक रिंग जैसा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। ये जो है ये लोगो है फोर्टिफाइड फूड के लिए। यहाँ पे ये लोगो बताएगा कि ये इस टाइप का जो फूड है ये फोर्टिफाइड फूड है। फोर्टिफाइड फूड मतलब क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी एडिशनल न्यूट्रिएंट जो यूज ऐड किया जाए, एक्स्ट्रा मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट जो यूज किया जाए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फूड, उसको हम लोग फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये ठीक से इस लोगो को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे, जो स्क्वायर बना हुआ है विद एन एफ एंड प्लस साइन विद अ रिंग, यहाँ पे प्लस साइन बना हुआ है विद अ रिंग, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ सेक्शन। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है ये कितना सेक्शंस जो है कंटेन करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 101। टोटल जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है यहाँ पे टोटल 101 सेक्शंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to food safety and standard act 2006 the part of the sample the food safety officer should retain with him is। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो सैंपल ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो कितना पार्ट जो है वो रिटेन कर सकता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली ऑन आर्टिकल ऑफ फूड एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट्स रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर द एक्ट। तो जो कोई इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली कोई भी फूड आर्टिकल में, एक्सेप्ट हम लोग फ्यूमिगेंट यूज कर सकते हैं, वो भी अगर वो रजिस्टर्ड या फिर अप्रूव है अंडर कौन से एक्ट में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। तो ऐसे फ्यूमिगेंट हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में जो है मेंशन है, रजिस्टर्ड है, वो वहाँ पे अप्रूव किया गया है। और ऐसे जनरली जो है हम लोग कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे कोई भी फूड आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 97 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 डील्स विद। जो सेक्शन 97 है एफएसएस एक्ट का वो 2006 में जो हुआ था वो किसके साथ डील करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिपील एंड सेविंग। तो जो सेक्शन 97 है फसाई एक्ट का वो 2006 में जो डील करता है वो रिपील एंड सेविंग में जो है डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बीआईएस स्टैंडर्ड इज यूज फॉर पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर। तो कौन सा जो है हम लोग कौन सा बीआईएस स्टैंडर्ड जो है यूज करते हैं अगर हम लोग जब मिनरल वाटर को पैकेज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए IS 13428। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हम लोग पैकेज करते हैं नेचुरल मिनरल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265 एज पर द BIS स्टैंडर्ड मैक्सिमम लिमिट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड कंटेंट इन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज। तो BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए टोटल डिजॉल्व सॉलिड कंटेंट का जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500 ppm। तो BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम 500 ppm जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट रहना चाहिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर BIS स्टैंडर्ड विच पैरामीटर शुड बी टेस्टेड वंस इन अ मंथ ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग। तो BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है कौन सा पैरामीटर जो है टेस्ट करना चाहिए महीने में एक बार जब हम लोग प्रोसेस करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोराइड। हम लोग को जो है फ्लोराइड टेस्ट हमेशा करना चाहिए मंथ में एक बार जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं कोई भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर टेस्टिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द BIS स्टैंडर्ड मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज। तो BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम लिमिट कितना प्रेजेंट है क्लोराइड कंटेंट का जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 ppm। तो मैक्सिमम लिमिट जो क्लोराइड कंटेंट का होना चाहिए 200 ppm, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ हीटिंग इन एयर बोथ the mode of heating by air bath for determination of flash point is done in। तो जो मोड रहता है हीट करने का कहाँ पे एयर बाथ की हेल्प से, तो हम लोग इसके यहाँ क्या करते हैं फ्लैश पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग किस में करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेनकीज मार्टिन एपैरेटस। तो पेनकीज मार्टिन एपैरेटस में जो हम लोग यहाँ पे जो हीट करते हैं विद हेल्प ऑफ एयर बाथ, यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं फ्लैश पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी लिक्विड द नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन। कोई भी लिक्विड के लिए जो नंबर ऑफ ड्रॉप बनता है पर यूनिट वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फेजेस कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम द फेज रूल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम ले तो फेज रूल को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो फेज रूल होता है वो होता है फेज नंबर ऑफ फेजेस प्लस नंबर ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्लस 2। ये जो है इसका ये फेज रूल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी।
P plus F equal to C plus 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है 271 नंबर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हायर वेवलेंथ इज। जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो हायर वेवलेंथ होता है कब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोअर। मतलब कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लो रहेगा तो वहाँ पे वेवलेंथ जो है वो हाई रहेगा। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन जो एनर्जी वही एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ई स्कल टू हम लोग क्या लिखते हैं एच न्यू, ठीक है। एच जो यहाँ पे कांस्टेंट है और जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, और एच न्यू को ही लिख सकते हैं ई स्कल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ पे सी जो है यहाँ पे क्या है ये स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ पे लेमडा जो है वेवलेंथ है। मतलब जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अगर एनर्जी ज्यादा रहेगा और वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम रहेगा तो एनर्जी ज्यादा, अगर वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो एनर्जी कम। तो यहाँ पे क्या लिखा है हायर वेवलेंथ, तो यहाँ पे वेवलेंथ अगर ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा कम, तो इसलिए हो जाएगा आंसर बी लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ में जो है टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 194। तो डब्ल्यूएचओ में जो है टोटल मेंबर कंट्री है 194। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 273, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट शुड बी वॉलेटाइल। जो इम्प्योरिटीज है वो जरूरी नहीं कि वॉलेटाइल होना चाहिए, ये जो है बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं बताता है स्टीम डिस्टिलेशन का, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव ऑफ ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कौन सा जो एक्टिविटी जो है यहाँ पे ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप का एक्टिविटी नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पे ये जीएफएसपी का एक्टिविटी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू हेल्प स्कूल चिल्ड्रन इनकलकेट द हैबिट ऑफ ईटिंग सेफ एंड ईटिंग राइट। ये जो है ये इसका एक्टिविटी नहीं है। ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप जो है इसका ये इसका एक्टिविटी नहीं इंक्लूड करता, ये बिल्कुल नहीं यहाँ पे ध्यान देता है कि जो स्कूल चिल्ड्रन है वो इनकलकेट करे हैबिट ऑफ ईटिंग सेफ एंड ईटिंग राइट। बाकी जो एनालाइज कैप्चर एंड रिपोर्ट ऑफ प्रायोरिटीज टूल्स एंड इफेक्टिव ऑफ द फूड सेफ्टी कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सही है, ये इसका एक्टिविटी है। इफेक्टिव कन्वेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये इसका एक्टिविटी है। इनेबल इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ फूड सेफ्टी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, ये इसका एक्टिविटी है। लेकिन जो टू हेल्प स्कूल चिल्ड्रन इनकलकेट द हैबिट ऑफ द ईटिंग सेफ एंड ईटिंग राइट, ये इसका नहीं है एक्टिविटी। किसका? तो ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 275 नंबर, ISO 14,000 डील्स विद। तो ISO 14,000 किसके साथ डील करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो ISO 14,000 जो है डील करता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टर्म GRAS स्टैंड फॉर। जो GRAS है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो GRAS का फुल फॉर्म है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277 नंबर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कैनिंग। फादर ऑफ कैनिंग कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निकोलस एपर्ट। जो निकोलस एपर्ट है ये है फादर ऑफ कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278 नंबर, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट केम इनटू द फोर्स इन। जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है ये कौन से ईयर में लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 22,000 इज रिलेटेड टू। जो ISO 22,000 जो है ये किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी FSMS से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशंस 2011, मिल्क सॉलिड्स नॉट फैट इज स्किम मिल्क शुड नॉट बी लेस देन। तो क्या कह रहा है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग जो मिल्क सॉलिड जो रहता है और जो कि फैट नहीं, जो फैट नहीं है, ठीक है, जो ऐसा मिल्क सॉलिड जो फैट नहीं है वो स्कीम मिल्क में जो है कितना कम होना चाहिए, मतलब वो कितना कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, तो वो कितना कम नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 8.7%। 8.7% जो है से जो है कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011, हाइड्रोक्सी मिथाइल फल्फिरॉल इन हनी शुड नॉट बी मोर देन। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन जो कि 2011 के अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोक्सिल मिथाइल फल्फिरॉल किसी भी हनी में जो है ये किसके ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना वैल्यू जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 मिलीग्राम पर केजी। तो जो हाइड्रोक्सी मिथाइल फल्फिरॉल हनी में जो रहता है वो 80 मिलीग्राम पर केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which regulation of food safety and standards states that the percentage of coffee and crockery used in coffee crockery mixture shall be marked on the label। तो जो कौन सा जो मतलब कौन सा रेगुलेशन जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का वो बोलता है कि जो परसेंटेज ऑफ कॉफी एंड क्योकरी है जो यूज होता है कॉफी क्योकरी मिक्सचर में वो मार्क होना चाहिए लेवल में।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2.4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफ फ्लेवर डेवलप इन रिफाइंड ऑयल्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रांसिटी इज कॉल्ड एज। तो जो ऑफ फ्लेवर मतलब कि जिसका थोड़ा सा जो फ्लेवर थोड़ा सा देखने को मिलता है, वो डेवलप हो जाता है कोई भी रिफाइंड ऑयल में ट्रांसिटी के होने से पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी फसाई द फैट कंटेंट इन मार्जिनाइज शुड बी। तो फसाई के अकॉर्डिंग जो है फैट कंटेंट जो मार्जिन में रहता है वो कितना होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉट लेस देन 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस नंबर्स विच इज बेस्ट फॉर OW इमल्शंस इज। ओडोलू मतलब क्या? ऑयल वाटर इमल्शन। तो क्या कह रहा है कि जो रेंज होना चाहिए हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस नंबर्स में जो कि बेस्ट रहता है, क्या बेस्ट रहता है, कौन सा रेंज जो है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस का बेस्ट रहता है किसके लिए? ऑयल वाटर इमल्शंस के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 से 18। 8 से 18 जो रहता है रेंज वो बेस्ट होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस के लिए। किस कंडीशन में? तो ऑयल वाटर इमल्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन गेटिंग टू और मोर फंक्शनल प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम ओरिजिनल फैट और ऑयल। तो कौन सा जो है कौन सा प्रोसेस जो है वो हम लोग हेल्प करता है कि हम लोग टू या फिर उससे ज्यादा फंक्शनल प्रोडक्ट जो है मिल जाए किसी भी सेम ओरिजिनल फैट या ऑयल से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैक्शनेशन। जो फ्रैक्शनेशन है जो फ्रैक्शनेशन है एक ऐसा प्रोसेस है कि हमें हेल्प करता है कि दो या दो से ज्यादा जो फंक्शनल हम लोग प्रोडक्ट मिल सके किसी भी सेम ओरिजिनल फैट या ऑयल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 नंबर बेंजोइड्स कैन बी यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ। जो बेंजोइड्स है एक तरह का क्या प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल प्रिजर्वेटिव जिसको हम लोग किसको प्रिजर्वेशन करने के लिए यूज में ला सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैम। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जो बेंजोइड्स है एक तरह केमिकल प्रिजर्वेटिव है, इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जैम है इसका सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, इसके स्टोरेज लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो जो फूड इंडस्ट्री में जो है सोडियम बेंजोइड जो है वो यूज किया जाता है सो यार की जो स्पॉइलेज है उसको प्रिवेंट कर सके और यहाँ पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया ईस्ट एंड मॉल से हो यहाँ पे जो है यहाँ पे फूड प्रोडक्ट को खराब नहीं करें। और ये हम जो ये क्या करता है जो बेंजोइड्स होता है ये क्या करता है कि फ्रेशनेस को जो है ये मेंटेन करता है किसी भी फूड में। कैसे? तो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे स्लो या फिर प्रिवेंट करता है चेंजेस इन कलर फ्लेवर पीएच एंड टेक्सचर। मतलब कि यहाँ पे जो बेंजोइड्स है इसके ऐड करने से जो फूड प्रोडक्ट के जो कलर फ्लेवर पीएच या टेक्सचर है वो वहाँ पे चेंज नहीं होने देते हैं या फिर काफी स्लो होने देते हैं। और दूसरे दूसरे फूड भी जो हम लोग जैसे कि सोडियम बेंजोएट जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके प्रिवेंशन में। तो यहाँ पे मेनली जो है यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से जो है मेनली जैम को जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैम में जो है बेंजोइट्स को यूज करते हैं सो कि हम लोग यहाँ पे फ्रेशनेस उसका मेंटेन कर सके, उसका सेल्फ लाइफ को बढ़ा सके, उसका स्टोरेज लाइफ को भी बढ़ा सके। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हार्मफुल बैक्टीरिया ईस्ट एंड मोल का जो है यहाँ पे इसका ग्रोथ को भी रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288 नंबर सॉर्बिक एसिड इज मच इफेक्टिव एट। तो जो सॉर्बिक एसिड है ये कितने रेंज कितने पीएच पे इफेक्टिव है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.5 पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरी सॉफ्ट रॉट इज ड्यू टू। जो वाटरी सॉफ्ट रॉट है ये किसके वजह से होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटीरम। ये जो कागज ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से वाटरी सॉफ्ट रॉट जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 नंबर द फिशी फ्लेवर इन फिश ड्यू टू। जो फिशी फ्लेवर देखने को मिलता है फिश में वो किसके वजह से होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राइमिथाइल एमाइन। ट्राइमिथाइल एमाइन की वजह से जो है आपको फिशी फ्लेवर देखने को मिलता है किसी भी फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। जो गार्लिक में जो एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर फ्लेवर वो किसके वजह से होता है, क्या कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायलाइल डाइसल्फाइड। तो गार्लिक में आपको डायलाइल डाइसल्फाइड देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर फ्लेवर फॉर्म करता है। तो जो गार्लिक है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो एलियम सितारम जो है गार्लिक का ये साइंटिफिक नेम है। ये फैमिली एलियेसी से बिलोंग करता है। ये इसका जो है ओरिजिन हुआ है सेंट्रल एशिया में। इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n16 और इसका इन्फ्लोरेसेंस है अम्बेल। यहाँ पे जो पंजेंसी देखने को मिलता है वो डाई एलाइल डाइसल्फाइड की वजह से देखने को मिलता है। और इसका जो प्लांटिंग में अगर हम लोग गार्लिक का प्लांटिंग करते थे यहाँ पे कम से कम 8 से 10 मिलीमीटर जो डायमीटर का क्लोव्स होता है वो हम लोग मेनली यूज करते हैं। यहाँ पे जो है किस टाइप ऑफ सॉइल को यहाँ पे दिया जाता है, किस किस टाइप ऑफ सॉइल में जो गार्लिक हम लोग उगा सकते हैं? तो वेल ड्रेन लोमी सॉइल में जो हम लोग उसको उगा सकते हैं और मेनली इसका जो पीएच होना चाहिए सॉइल का 6 से 7 जो है सुटेबल रहता है फॉर द गुड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ नारंजीन इज। क्या कह रहा है कि जो नारंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 trans 6 cis nonadienol is a flavor compound of।
तो टू ट्रांस सिक्स सिस नॉन एडिनल जो है ये किसका फ्लेवर है, कौन से कहाँ पे पाया जाता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी कुकुम्बर। ये मेनली जो है कुकुम्बर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 नंबर, द मोस्ट वेल नोन मशरूम फ्लेवर केमिकल इज, जो बहुत ज्यादा फेमस मशरूम फ्लेवर जो है केमिकल कौन सा है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए 1 ऑक्टेन 3 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिलेड बिटरनेस ऑफ साइट्रस फ्रूट जूसेस ड्यू टू दी, जो डिलेड बिटरनेस होता है साइट्रस फ्रूट जूस में वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी टर्पिन एंड लिमोनिन। तो कोई भी साइट्रस फ्रूट जूस होता है जैसे कि मैंड्रीन या मैंड्रीन हाइब्रिड, वो जो है एक्सलेंट फ्लेवर होता है, और या फिर इसमें कलर एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं जो कि एक गुड फ्रूट बनाते हैं फॉर द कंजम्पशन एज अ फ्रेश फ्रूट। उसके बाद अगर उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं जूस में, तो क्या होता है वो लेस पैलेटेबल होता है, क्योंकि वो डेवलप करने लगता है डिलेड बिटरनेस, जो जब उसको स्टोर करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टर्पिन एंड लिमोनिन यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डिलेड बिटरनेस जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिले। मतलब यहाँ पे डिलेड बिटरनेस यहाँ पे ये करवाता है जिसकी वजह से क्या जो उसका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं हो, और वो काफी ज्यादा अच्छा टेस्टी लगे खाने पीने में और पैलेटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296, फ्लेवरिंग एजेंट इज इन बटर इज, जो फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है बटर में वो क्या है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए डाई एसिटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297, पल्सेस आर डेफिशिएंट इन, जो पल्स होते हैं दाल होते हैं उसमें कौन सा अमीनो एसिड डेफिशिएंट होता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन है मिथ्योनिन। तो जो दाल होता है इसमें मिथ्योनिन जो है डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलेस्ट्रा इज, ऑलेस्ट्रा क्या है? एक तरह का फैट रिप्लेसर है, आंसर जाएगा ऑप्शन है। तो ऑलेस्ट्रा इज अ फैट रिप्लेसर। तो ऑलेस्ट्रा क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक तरह का फैट सब्स्टिट्यूट है जो कि ऐड करता है कोई भी कैलोरीज नहीं ऐड करता है किसी भी प्रोडक्ट में। तो इसको हम लोग काफी यूज करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ अदरवाइज हाई फैट फूड, जैसे कि पोटैटो चिप्स, जो कि लोअरिंग या फिर एलिमिनेट कर देता है इसके फैट कंटेंट को। तो ऑलेस्ट्रा जो एक तरह का फैट रिप्लेसर है, क्या करता है ये फैट को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे कोई भी कैलोरीज नहीं ऐड करता है प्रोडक्ट में। और इसको हम लोग कहाँ मेनली यूज करते हैं? कोई भी हाई फैट प्रोडक्ट रहता है जैसे कि पोटैटो चिप्स जो हम लोग खाते हैं वहाँ पे जो काफी ज्यादा फैट रहता है, तो वहाँ पे हम लोग को फैट एलिमिनेट करने के लिए या फिर फैट को लोअर करने के लिए हम लोग वहाँ पे ऑलेस्ट्रा कंपाउंड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टरीफिकेशन इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन, जो एस्टरीफिकेशन है ये किसके किसके बीच में रिएक्शन होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिड एंड अल्कोहल। तो जो एस्टरीफिकेशन है एक तरह का ये क्या रिएक्शन होता है एसिड एंड अल्कोहल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एजुकेट एंड एम्पावर कंज्यूमर्स टू मेक बेटर चॉइसेस इज, जो मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको कि एजुकेट करे एम्पावर करे कंज्यूमर को, तो ये किसके में जो है सर की जो है एक बेटर चॉइस ले सके, तो ये कौन सा ऐप है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन है स्मार्ट कंज्यूमर ऐप। स्मार्ट कंज्यूमर ऐप जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे वो इराडिकेट करे एम्पावर करे एजुकेट करे एम्पावर कर सकते हैं कंज्यूमर को, और वो बेटर चॉइस लेने में उनके हेल्प करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे जो है आप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। अगर तो अभी तक अगर आपने एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से उसे जरूर डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको काफी फीचर्स देखने को मिलेंगे। वहां से आप कोई भी कोर्सेज को डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिया के कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम जो भी कंडक्ट होते हैं स्टेट वाइज, वो सब कोर्स जो अवेलेबल है काफी अफोर्डेबल प्राइस में जो है हमने वहाँ पे कोर्स को प्रोवाइड करवाया। आप वहाँ से कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं और आपका वहाँ से सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप उसको लेके अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ जो टीचर्स है काफी अच्छे हैं, काफी एक्सपीरियंस है, काफी ज्यादा अच्छे से गाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कोर्स का डिटेल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।